अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है चूड़ियां तेरे नाम की और ये लिखा है रेहाना आफताब साहिबा ने। सीमी। नाहिद ने किचन से निकलते सीढ़ियों पे नजर डालकर आवाज लगाई। सीमी कहाँ हो, आवाज तो दो। चाय की ट्रे छोटी सी डाइनिंग मेज पर रखते उन्होंने एक बार फिर आवाज दी। चाय के इंतजार में बैठा सहाम अलवी इतना अच्छा नहीं था कि वो आनिसा सीमी के इंतजार में चाय ठंडी करवा कर बा इखलाक और मुहज्जब होने का सबूत देता। उसने अपनी चाय निकाल और प्लेट में शामी कबाब और खाना शुरू हो गया। जरा इंतजार नहीं होता, सब्र कर लो, सीमी आ जाए तो साथ शुरू करते हैं। नाहिद ने सरजनिश की। फोक में कबाब का टुकड़ा फंसाए मुंह को ले जाते सहाम अलवी के हाथ एक पल को रुक गए। आप चोंचले उठाए उस महारानी के, दुनिया भर की ताई चाची यतीम भतीजी के साथ नौकरों का सुलूक करती है। आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर कर देती है, और एक आप है। नौकरों और सौतेलियों वाली फीलिंग मुझे आती है आपके सगे बेटे को। और वो महारानी लड़के क्या वाही तबाही बक रहा है। नाहिद हौल कर उसके फर्राटे से चलती जबान को रोक गई। इतनी प्यारी और मासूम सी बच्ची है, वो बुरी तरह फरेफ्ता थी। सहा मलवी जल भुन गया। हाँ, इतनी मासूम बच्ची है कि उसकी खिदमत में पेश करने को आप चाय और लवाजमात सजाए बैठी हैं, और मोहतरमा का दूर दूर तक पता नहीं, वो जल के भस्म ही तो हो गया। इतनी तो गैर मुल्की पुलिस भी मुजरिम के पीछे नहीं पड़ती होगी लड़के, जितना तू इस बेचारी के पीछे पड़ा रहता है। चाय सीमी ने दम पे चढ़ा रखी थी, कबाब भी उसी ने फ्राई किए, और ये पास्ता फास्ता जो तू मुंह भर भर के खा रहा है, ये सब उसी ने बनाया है। मैंने तो बस मेज लगाई है। वो वाकई प्लेट भर कर चिकन पास्ता खा रहा था। एक लम्हे को बुरा मुंह बनाकर रह गया, मगर पास्ता खाना ना छोड़ा कि बहुत मजे का बना था। अब सारी ना चट कर जाना, कुछ उस बेचारी के लिए भी बचा दो जिसने मेहनत से बनाया है। उसे दोबारा प्लेट में पास्ता निकालते देखकर नाहिद खुद को टोकने से बाज ना रख सकी। देखा, इसीलिए आती है मुझे आपसे सौतेलियों वाली फीलिंग। उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। दोबारा प्लेट भर ली। मुझसे ज्यादा आपको उसका ख्याल रहता है। वो पास्ता खाते बोलने से बाज नहीं आ रहा था, खाना भी जारी था और साथ ही गिले शिकवे का तड़का भी लगा रहा था। आ गई चची जान। सीढ़ियों से कपड़ों का ढेर दोनों हाथों में संभाले मोहतरमा सीमी साहिबा आनन फानन रोनुमा हुई। आओ बैठो और सुकून से चाय पियो। नाहिद ने उसको प्यार से देखते हुए कहा। चची जान मैं निकाल लाती चची जान मैं निकाल लेती ना चाय, आपने क्यों जहमत की। वो कुर्सी संभालती कुछ शर्मिंदा थी। नाहिद भी अब सुकून से बैठ गई। हम्माद साहब दोस्त की तरफ गए हुए थे, वरना छुट्टी के दिन वो भी साथ ही होते थे। जितनी देर आप कपड़े उतारने के बहाने लगा कर आई है ना, अब तक बेचारी चाय का दम भी निकल चुका होता। चाय की सिप लेते उसकी जबान में फिर खारिश हुई। और ये मर्ज कोई आज का थोड़ी था जो सीमी चौंकती। वो चुप करके नाई की प्लेट में चीजें निकालने लगी। अगर तुम्हारे मिसाइल खत्म हो गए हों तो मैं काम की बात करूं। नाहिद को उसे चुप कराना हमेशा मुश्किल लगता था, क्योंकि वो एकतरफा गोलाबारी करता था। सीमू सीमी तो हमेशा सरेंडर ही किए रहती थी, कभी मुकाबिल खड़ी ही ना हुई। इरशाद वालिदा मोहतरमा, उसके कौन सा परों पर पानी पड़ता था। रमजानुल मुबारक शुरू होने वाली है, पहला रोजा 27 या 28 तारीख को मुतवक्को है। सिमी तुम आज लिस्ट बना लो रमजानुल मुबारक की ग्रोसरी की। हम कल ग्रोसरी की खरीदारी करने चलेंगे। फिर घर की सफाई भी करवानी है। बेहतर चची जान, मैं रात ही लिस्ट तैयार कर लूंगी। सफाई भी परसों से शुरू करवा दूंगी फायजा के साथ मिलकर। वो सआदतमंदी से सर हिला रही थी। ड्रामा क्वीन ने उन्हीं चालाकियों से मेरी भोली भाली माँ को काबू में किया हुआ है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ा के रह गया। ये कौन सा पाक भारत मुज़ाकरात की बात थी जो आपने मुझे कश्मीर की तरह साइड लगा दिया। वो भड़का। मैं मुंतजिर थी कि तुम्हारी जबान में अभी तक हलचल क्यों ना हुई, और हमने खैर से दो चार जुमलों का तबादला भी कर लिया। नाहिद मजाक उड़ाती नजरों से उसे देख रही थी। सीमी के लबों पे चोर मुस्कुराहट फैल गई। नाहिद को तो कुछ ना कह सकता था, मगर सीमी को तीखी नजरों से घूरना उसने अपना कौमी फरीजा जाना। वो सटपटाकर सर झुका गई। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम सुपर स्टोर चलेंगे। नाहिद ने चाय के सिप लेते कल के मुतालिक भी इन्फॉर्म कर दिया। मैं जाऊंगा आप लोगों के साथ सुपर स्टोर, उसे कोफ्त हुई। नाहिद ने नाक से चश्मा ऊपर किया और फिर तफसीली घूरने का अमल किया। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम महीने भर का राशन लेकर ऑटो टैक्सी की मिन्नतें करें। अब के साहब अलवी जिसकी जबान के आगे वाकई खंदक थी, इस मरहले पर उसे चुप साधना पड़ी। चची जान, सुपर स्टोर में बेडशीट्स भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। ईद के लिए बेडशीट्स भी वहीं से ले लेंगे। सीमी साहिबा अगर एटमी नुस्खा भी इजाद कर लेती तो भी साहब अलवी ने उससे इख्तिलाफ ही करना था। अभी कैसे चुप रहता। कोई नहीं, सिर्फ ग्रोसरी की शॉपिंग पे जाऊंगा मैं। बेडशीट्स और कपड़ों की शॉपिंग आप लोग फिर किसी दिन जाकर कर लीजिएगा।
वो इख्तिलाफ का अलम बुलंद करते उठते हुए भी अपनी जबान के जौहर दिखा गया। सिमी तो चुप कर गई, नाइद ने भी काबिले एतना न जाना। अगले रोज चची जान और सिमी तैयार खड़ी थी। सहाम अलवी जल्दी का शोर डाल रहा था। तभी नाहिद की बेस्ट फ्रेंड चली आई। अरे कहीं जा रहे हो तुम लोग? वो अपना पर्स रखकर आराम से बैठ चुकी थी। बहू से थोड़ी खटपट हो गई तो उसे चार बातें सुनाकर तुम्हारी तरफ आ गई। रास्ते में बेटे को फोन पर भर के आई हूँ। अब बेटा घर आएगा तभी बुलावे पे जाऊंगी। बिल्किस साहिबा अपना प्लान सुना रही थी। सिमी को ग्रोसरी की शॉपिंग का मामला खटाई में जाता लगा। सहाम अलवी अलग खिलस के रह गया। पिछले 1 घंटे से वो उन दोनों का इंतजार कर रहा था, और जब दोनों तैयार होकर निकलने लगी तो बिल्किस साहिबा बहू से लड़के टपक गई। तो फिर मैं वापस ऑफिस जाऊं? सहाम अलवी नाहिद से इस्तेफसार कर रहा था, मुंह बन चुका था। उस वक्त दोबारा ऑफिस जाकर तुमने अपनी दूसरी माँ को खत लिखना है? नाहिद जलबला ही तो गई, तभी धीमी आवाज में गुस्सा निकालने लगी। पापा कहेंगे तो लिख भी दूंगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ, पापा को मशवरा देता हूँ दूसरी शादी ही कर ले, कम से कम मुझे माँ तो मिल जाएगी। वो भी शेर पे सवा शेर था। नाहिद को सेकंड में चिराग पा कर गया। ढूंढ लो दूसरी माँ। दोनों बाप बेटा घर के बाहर चबूतरे पे बिस्तर लगाया करना। नाहिद कौन सा कम थी? कितनी हाकिम मिजाज हैं आप। आह मेरे मजलूम पापा, उसने मजीद पेट्रोल डाला। ये रोना तुम अपने पापा के सामने डालो जाकर, बेचारे बरसों बाद एक हमदर्द पाकर जी उठेंगे। नाहिद ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। वो मुंह बिसूर के रह गया। सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा कर मेरे पापा के पर काट कर अब आप उन्हें उड़ान की नवेद दे रही हैं। सीमी खामोशी से ये नोक-झोंक सुन रही थी। जहाँ मलवी हो और गोलाबारी ना हो, ऐसा शाज़ो नादिर ही मुमकिन होता था, जब खुद उसका मूड ना हो, वरना वो हर घड़ी तैयार कामरान है हम की तफसीर था। शॉपिंग का तो बताएं, वो झुंझलाया। अब बिल्किस इतने दिनों बाद बहू से लड़ कर आई है, उसकी दुख भरी दास्तान सुने बिना उसे भगा तो नहीं सकती, यानी प्रोग्राम कैंसिल। ओके टाटा। ख्वारी से बचने के ख्याल से सुकून की सांस लेकर वो आगे बढ़ने लगा, मगर नाहिद ने उसकी शर्ट पकड़कर पीछे से खींच दी। लामोहाला उसके बढ़ते कदम थम गए। अड़ियल घोड़े, कैंसिल क्यों? दिन कम रह गए हैं, आखिर के दिनों में सब कचरा ही मिलेगा इस स्टोर पर। सीमी तैयार है, तुम दोनों चले जाओ, मैं बिल्किस को टाइम देती हूँ। ये हिदायत सुनकर उसका मुंह बन गया। चलो मुसीबत, मेरा मतलब आनिसा मोहतरमा, सीमी जी उसके मुंह से निकल गया, मगर नाहिद की नजरों की हिद्दत पे उसने फौरन जबान की लगाम खींची। सीमी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। मॉल में आकर वो तो लाताल्लुक बनकर खड़ा हो गया, और सिमी अकेली ट्रॉली घसीटती चीजें देख देख कर ट्रॉली में भरने लगी। उसे अफसोस होने लगा कि वो मना ही कर दी थी तो बेहतर था। कल नाहिद के साथ ही आ जाती तो वो उसकी मदद तो करती। सहा मलवी तो उल्टा जल्दी जल्दी का शोर डालकर उसके हाथ पांव फुला रहा था। और कितनी देर लगाओगी? क्या ससुरालियों का राशन भी इकट्ठा कर रही हो? उससे मजीद जब्त ना हुआ तो उसे घूरने लगा। सिमी का दम खुश्क होने लगा। मैं जाके गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तुम्हारे साथ 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चल चल कर मेरी टांगे जवाब देने लगी है। जब तुम अपना कैट वॉक का शौक ट्रॉली के साथ पूरा कर लो तो मुझे कॉल कर लेना, सामान पैक करने आ जाऊंगा। अपनी बात करके ये जा वो जा। सीमी जो उसके जुमले के दरमियान कुछ कहने के लिए कई बार मुंह खोल बंद कर रही थी, उसे आखिर मुंह बंद ही करना पड़ा कि वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर मॉडल की चाल चलता, की चैन उंगलियों में घुमाता सुपर स्टोर से निकल रहा था। सिमी ने एक उदास नजर उसकी पुश्त पे डाली। टीवी ड्रामों नॉवेल्स में पढ़े कितने ही खूबसूरत मंजर निगाहों के सामने आकर रक्स करने लगे। कजिन्स की नोक-झोंक, शरारतें, खिलखिलाहटें, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, और उन सब के दरमियान चोरी 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 चलता प्यार। तन्हाई पाने के लिए लोग हजार जतन करते हैं, और एक सहाम अलविदा जो जाकर गाड़ी में बैठ गया था। तन्हाई और दिलगुदाज जुमलों के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है, और उनके बीच मोहब्बत थी कब? सिमी अ, एक यतीमो यसीर लड़की थी जो वालिद की हादसाती मौत के बाद चचा चची जान के घर पल ब, पल कर बड़ी हुई थी। सहा मलवी को अपनी तनहा बादशाहत में उसकी आमद कभी पसंद नहीं आई थी। वो खुल्लम खुल्ला बेजारी का इजहार करता था। हर बार नाहिद उसकी ढाल बन जाती थी। सहा मलवी अपनी हजार बदतमीजियों के बावजूद उसके दिल का मकीन बन बैठा था। वो उसे चुपके चुपके चाहने लगी थी, तो जरूरी थोड़ी था कि वो भी अपनी मोहब्बत में बंटवारा करवाने वाली को इस काबिल गिरदानता। वो रज के जले दिल के फपोले फोड़ता था। सिमी ने अपनी नाकाम हसरतों को पिटारी में बंद करके साइड पे फेंका, और फिर से लिस्ट निकालकर चीजों को चेक करने लगी कि कुछ रह तो नहीं गया। वो फिर से चीजों की तरफ मुतवज्जो हो गई। काउंटर पे बिल बनवाकर वो बेडशीट्स के लिए दूसरे पोर्शन में जा रही थी। तभी सामने रेस्टोरेंट के ग्लास पे नजर पड़ी तो उसके बढ़ते कदम ठिठक गए। बड़ी ही तरहदार हसीना
अदाए दिलरुबाई से स्ट्रॉ मुंह में डाले जूस इंजॉय कर रही थी। वो कोई इतनी हसीन परी चेहरा नहीं थी कि वो उसे देखकर ठिठक जाती। उस मंजर को ठिठक कर देखने की वजह सहाम अलवी था, जो उस हसीना के मुकाबिल बैठा हुआ था। उसके मूड की खुशगवारियत को दूर से ही महसूस किया जा सकता था। चेहरे पे चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। सिमी को तो हसरत ही रही थी कि वो कभी उसे देखकर मुस्कुराता। उस पे नजर डालते ही उसकी तेवरी चढ़ जाती थी। जाने उसकी नजरों का इर्तिकाज ज्यादा था या सहाम अलवी की हिस तेज। उसने भी उसे ग्लास वॉल से अपनी तरफ देख लिया था। तभी अगले सेकंड में सेल फोन उठाकर उसने कीपैड पे उंगलियां चलाई थी और अगले ही लम्हे सिमी के सेल फोन की मैसेज टोन बजी थी। आ रहा हूँ, 10 मिनट वेट करो या मजीद कैट वॉक कर लो सुपर स्टोर में। मैसेज पढ़कर सिमी ने बेसाख्ता ग्लास वॉल की तरफ नजर डाली। वो उसे ही देख रहा था। वो बेसाख्ता पलटकर अंदर को चल दी थी। वो दोनों सामान के पैकेट्स उठाकर अंदर आए तो नाहिद उन्हें लाउंज ही में मिल गई। अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। ढेरों पैकेट्स देखकर नाहिद बेसाख्ता सराहने लगी। जल्दी कुछ तो खौफे इलाही खाएं वालिदा मोहतरमा। पूरे 4 घंटे 13 मिनट और 25 सेकंड लगे हैं हमें इस घर की दहलीज पे दोबारा कदम रखे। मजबूत कलाई में बंदी ब्लैक रिस्ट वॉच देखते वो एहतजाज का परचम थामे खड़ा नजर आया। 4 घंटे हुए हैं ना, 40 घंटे तो नहीं। सामान भी तो देखो, दुनिया जहान का है। नाहिद उसे घूरने का फरीजा अंजाम देकर पैकेट्स खोलने लगी। फायजा, बच्चों को पानी पिलाओ। नाहिद ने मुलाजमा को आवाज दी। वो पानी का गिलास और बोतल लिए चली आई। नाहिद एक एक चीज को देखकर सराह रही थी। शॉपिंग में उसने कोई मदद की या सिर्फ जबानी जमा ही खर्च करता रहा। नाहिद दो जानू बैठी सीमी से मुखातिब नाहिद दो जानू बैठी सीमी से मुखातिब थी, जो पैकेट्स खोल खोल कर उन्हें चीजों की क्वालिटी चेक करवा रही थी। कोई और वक्त होता तो वो शायद झूठ का सहारा ही ले लेती, मगर साहम अलवी की अक्काब नजरें उसी पर जमी थी। उसने चुप रहने में ही आफियत जानी। मदद इसने क्या खाक करवानी है, ये तो उल्टा तुम्हें और हौला रहा होगा। नाहिद ने उसके जवाब का इंतजार किए बिना खुद ही उसके औसाफ में जुमले कहे तो साहम अलवी फड़फड़ा के रह गया। सौतेलो बच्चों सौतेले बच्चों से भी ज़्यादा नाकाबिले एतबार हूँ मैं आपके लिए। बोलती क्यों नहीं कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की। तुम तो एक जगह ट्रॉली लिए बेवकूफ़ों की तरह खड़ी थी। वो तो मैं ही था जो भाग-भाग कर एक से दूसरी रैक तक चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। इस कदर तेज़ी से झूठ का पुल साहब अलवी जैसा शातिर दिमाग रखने वाला ही तामीर कर सकता था। सिमी तो हक्का-बक्का मुँह खोले उसके चेहरे पे बिखरी झूठ की सच्चाइयाँ ही देखती रही। इतना पक्का रंग था झूठ का कि कोई घाघ शख्स भी धोखा खा लेता, मगर मुकाबिल भी उसको जन्म देने वाली नाहिद थी, जो सिमी के हक्का-बक्का रूप को देखकर फौरन मामले की तह तक पहुंच गई थी। बोलो ना, नाहिद की मशकूक नजरों की जद में खुद को देखकर वो उस पर बिगड़ने लगा। चच्ची जान, साहब ने बहुत मदद की, ठीक कह रहे हैं ये। वो जल्दी से उसकी पढ़ाई हुई पट्टी में आ गई। तुम तो झूठ ना बोलो सिमी, जैसे मैं तो इसे जानती नहीं। नाहिद ने सिमी को चुप कराते फिर रुखे रोशन अपने साहबजादे की तरफ किया। बाजी का काम खत्म हो गया है तो मैं जाऊं बाजी काम खत्म हो गया है तो मैं जाऊं। फायजा भी इस तकरार पे मुस्कुराती नाहिद से इस्तफसार कर रही थी। हाँ जाओ, फ्रिज में खाने पीने की कुछ चीजें पैक करके रखिए, वो लेती जाओ और कल टाइम पे आना है। फायजा, आज भी तुम बहुत देर से आई हो। कल से सफाई शुरू करनी है। चंद रोज रह गए हैं रोजे में। नाहिद फायजा की तरफ मुकम्मल तौर पे मुतवज्जो थी। हिदायतनामा जारी था। फायजा शद्दोमद से सर हिला रही थी। फिक्र ना करो बाजी, कल टाइम पे आ जाऊंगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। फायजा यकीन दहानी करवाकर किचन की तरफ बढ़ गई। यानी अब चंद दिन तक घर हश्र के मैदान जैसा नक्शा पेश करेगा। कोई भी चीज जगह पर नहीं मिलेगी। साहब अलवी को सारी कहानी सुनकर कोफ्त हुई। ना तुम्हारा क्या ख्याल है, घर की सफाई ना हो, मकड़ी कीड़े मकोड़ों का कॉकरोच को दावत देकर मुस्तकिल मेहमान ठहरा लो कि आए और इसे अपना आबाई घर बना ले। नाहिद ने ताक के वार किया। वो पहलू बदल कर रह गया। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे कोफ्त होती है। उसने अपनी मजबूरी बयान की। तो फिर मैंने जिन मखलूकातों हशरात के नाम लिए हैं, जाकर उनके कानों में कह दो कि वो निहायत खामोशी से हमारे घर से निकल जाए। नाहिद की इसे मिजाह पे सीमी तो लब दबा गई और वो लब भींच के रह गया। मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ, वो कोई मेरी बात सुनने समझने की सलाहियत रखते हैं। उसने जैसे इल्मियत की धाक बिठानी चाहिए। अपनी लाचारी का रोना कहीं और डालो और हमें इनकाउंटर की तैयारी करने दो। इस गर्मा गर्म गोलाबारी पे ऐसा कम ही होता था कि एक तरफ का टैंक खामोशी इख्तियार कर जाए, वरना तो अक्सर दोनों तरफ से घन गरज के साथ जवाबन गोले दागे जाते थे। मगर कभी कभी मुकाबिल के मिसाइल
फुसफुसे साबित होकर उसे कदम पीछे हटाने पे मजबूर कर देते थे। जैसे अभी सहाम अलवी लाजवाब होकर चारों खाने चित हो गया था। अगले रोज फायजा सुबह सवेरे ही चली आई थी। घर के तमाम पर्दे, कुशन्स, कवर, चांदनियां निकाली जा चुकी थी। जाले उतरने लगे तो बेचारे मकड़ियां छुपने को भागी भागी फिरने लगी। सीमी बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। नाश्ता करने के बाद सहाम अलवी जो अपने कमरे में घुसा तो अभी तक निकला नहीं था, वरना इस वक्त तो वो ऑफिस जाकर लंच की तैयारी करता था। जाने आज घर पे क्यों मौजूद था। बाजी, साहब साहब का कमरा ही रह गया है, वहां भी झाड़ू मार दूं तो मेरा काम तो पूरा हो जाए, फिर मैं भी घर को जाऊं। फायजा की दुहाई पर सीमी को नाचार साहब अलवी के कमरे की तरफ पेशकदमी करनी पड़ी। नाहिद की याद दहानी थी कि आज ही पर्दे उतरने और जाला उतारने का काम सरंजाम दे दिया जाए। नाहिद तो बिल्किस साहिबा के बुलावे पर उनकी दुख भरी दास्तान सुनने गई थी, जो कल उनके बेटे के आने के बाद के वाकयात से पुर था, और वो मुहिम में जुटी हुई थी। काम तो फायजा कर रही थी, वो बस निगरां बनी उसे हिदायत दे रही थी। वो जीन्स और बनियान में मलबूस लैपटॉप पे अपने प्रोजेक्ट में बिजी था। ओ जी, फायजा ही जीदार बनी साहब अलवी के कमरे में दस्तक देकर घुसी थी। साहब जी, आपके कमरे में झाड़ू मारने आई हूँ, फायजा ने दांत निकोसते हुए कहा। झाड़ू मारने? नॉनसेंस! फायजा के इस अंदाजे बयां पर सीमी पहले ही ओट में हो गई थी। वो भी सख्त बदमजा हुआ। अभी थोड़ा काम है मुझे, उसने चलता करना चाहा। बाजी का हुक्म है आज ही सारे काम करूं, वरना वो गुस्सा होंगी। फायजा ने साफ हरी झंडी दिखाकर धड़ाधड़ पर्दे भी उतारना शुरू कर दिए। उसकी नफीस तबीयत खिड़कियों को बरहना देखकर सख्त मगदर हुई। वो जो अभी मजीद 1 घंटा काम करने का इरादा रखता था, नाचार अपना बोरिया बिस्तर लपेटने लगा। बाजी का तो जवाब नहीं, बाजी ने सारे हिटलर इकट्ठा कर रखे हैं। वो दर पर्दा नाहिद को सराह के रह गया। फायजा दांत निकोस के रह गई। वो शर्ट पहनते हुए लैपटॉप बैग में डालकर कमरे से निकल गया। अभी तुमने ऐसी घड़ी नहीं पहनी कि मुझे नजर ना आओ। वो जो दीवार से लगकर उसकी नजरों से ओझल होने की कोशिश कर रही थी, पकड़े जाने पे खफीफ सी हो गई। प्रोजेक्ट का बाकी काम काम ऑफिस जाकर कर लूंगा, मम्मा को बता देना ऑफिस जा रहा हूँ। साम अलवी के सामने उसकी जबान वैसे ही तालू से लग जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। वो सर भी ना हिला सकी। मैं लौटूं तो मेरा कमरा ए टू जी पुरानी हालत में मिले। एक भी चीज इधर से उधर हुई तो तुम्हारी खबर लूंगा। धमकी देकर ये जा वो जा। सिमी ने सुकून का सांस लेकर उसके कमरे में कदम रखा, और बाकी सारा वक्त उसका उसके हुक्म की तामील करते गुजर गया कि कोई भी चीज इधर से उधर ना हो। छुट्टी का दिन था। नाहिद और सिमी की सुबह तो मामूल के मुताबिक होती थी। हम्माद साहब और सहाम अलवी जरा लेट ही उठते थे। आज भी नाहिद और सिमी टाइम पे नाश्ते से फारिग होकर अपने अपने काम में लगी हुई थी। सिमी इफ्तारो सहर की कई चीजें बनाकर फ्रीज कर रही थी। शामी कबाब, रोल, समोसे, वही बड़े सब घर की चीजों से बनाकर महफूज कर लेती थी। दही बड़े सब घर की चीजों से बनाकर महफूज कर लेती थी, क्योंकि बाहर की चीजें कुछ खास सबको पसंद नहीं थी। सिमी को फाइनल पेपर से फरागत मिली तो वो और दिलजमई से चीजों की तैयारी में जुटी हुई थी। नाहिद वारिस सदके होते सराहते हुए उसका हाथ भी बटा रही थी। आप लोग बेकरी या सुपर स्टोर क्यों नहीं खोल लेती? अगर दुनिया की सारी औरतें आप दोनों जैसी हो गई तो बेचारे सुपर स्टोर और पकौड़ों समोसों वालों को तो खौलते तेल में डूब मरना पड़ेगा। उस दिन वो घर पे मायोनीज और चिकन स्प्रेड बनाकर महफूज कर रही थी। नाहिद उसकी तारीफ में रद्दुल लिसान थी कि बाहर से यही चीजें महंगे दामों में मिलती थी, जबकि घर में सफाई सुथराई के साथ सस्ते में चीजें बन गई थी। ये सब मुलायजा करता साहब अलवी सीमी की वाह वाह पे जलबला के रह गया था। बेटा, तुम जैसे लोग जो बाहर की गलाजत पसंद करते हैं, उन्हें घर की साफ सुथरी चीजें कब अच्छी लगेंगी? दुनिया के बासी मसनूई फ्लेवर और रंग के आदी हो गए हैं, और तुम तो उनमें सरे फहरिस्त हो। खाओगे ना जब बाहर चूहे की गोश्त के समोसे, तब घर के समोसे की कदर आएगी। हाल ही में नाहिद ने सबको न्यूज़ दिखाई थी कि कैसे समोसे से चूहे की दुम निकली थी। उसकी तबीयत मगदर हुई, मगर उसने तारीफी जुमले नहीं कहे। उस वक्त भी सीमी किचन की डाइनिंग मेज पे सामान सजाए मसरूफ थी। नाहिद उसका पूरा हाथ बटा रही थी। तभी हम्मा साहब अखबार उठाए वहीं चले आए। भाई बेगम, जल्दी से नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है। वो कुर्सी पे बैठे शुरू हो गए। बड़ी जल्दी सुबह होगी, दिन के 1 बजने वाले हैं। नाहिद ने तीखी चतूनों से घूरने का अमल मुकम्मल किया। हाँ, वो आज जरा आंख नहीं खुली। हम्मा साहब मिनमिनाए तो सिमी मुस्कुराते हुए उठी ताकि उनका नाश्ता बना सके। सिमी बेटा, आज अगर पराठा मिल जाए तो। हम्मा साहब जितने जोश से शुरू हुए थे, नाहिद की अक्काबी नजरों को
खुद पे देख के उनकी ज़बान लड़खड़ाई, वो बेचारा सा मुँह बना गए। "क्यों आज क्या ख़ास बात है?" नाहिद ने जिरह की। "वो आज छुट्टी थी तो वो हकलाए, छुट्टी है तो शुगर कोलेस्ट्रॉल को भूलकर पराठा खाकर सेलिब्रेट करें और बाकी के 6 दिन डॉक्टर की दवा है ना।" नाहिद की फहमाइशी नज़रों पे वो मुँह बिसोड़ने लगे। दिल चाह रहा था तो कह दिया, वो मासूम सी शक्ल बना गए। काबू में रखें अपने बहकते दिल को। नाहिद ने खबर ली। उनकी मोहब्बत भरी नोक-झोंक पे हँसी के बावजूद सिमी को उन पे तरस आने लगा। इंसानी सेहत भी क्या चीज़ है। इंसान सारी उम्र खाने के लिए कमाता है और जब कमा लेता है तो खाने के लिए सेहत नहीं होती। मनपसंद चीज़ नज़रों के सामने होते हुए भी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की वजह से चीज़ों को हसरत से सिर्फ देख सकता है कि वो उसके लिए ज़हर कातिल बन चुकी होती है। कोई पराठा-वराठा नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई है। सिमी उन्हें ब्राउन ब्रेड, शुगर फ्री जैम और दूध के साथ दलिया दो। नाइट के हुक्म पर हम्माद साहब उसे मासूमियत से देखने लगे कि शायद वो उनकी कोई मदद कर दे। चची जान ठीक कह रही हैं चाचू, रमजान भी आ रहा है, उसमें यूं भी ना ना करके बदपरहेजी हो ही जाती है। अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, प्रॉमिस पहली सहरी में आपको खस्ता करारा सा पराठा खिलाऊंगी। चची जान की भी नहीं सुनूंगी। वो इतनी मोहब्बत से बच्चों की तरह बहला रही थी कि नाहिद की आंखों में जहां मियाँ की बेबसी पे पानी आने लगा, वहीं सिमी की मोहब्बत ने उन्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। जीती रहो मेरी चंदा, लाओ अपनी चची जान का मेन्यू, वही वही दे दो। लेकिन देखो अपना प्रॉमिस ना भूलना। वो लामुहाला हथियार डालते मान गया कि ये मोहब्बत बड़ी सख्ती उनके मफाद में ही थी, वरना यही नाहिद और सीमी थी जो उनकी हर हर फरमाइश में घंटों जुटी रहती थी। बिल्कुल नहीं भूलूंगी। वो उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाहिद और हम्माद साहब इधर-उधर की बातें करने लगे। कल साथ वाली बिल्डिंग से एक खातून आई थी, नए लोग हैं, शिफ्ट हुए कुछ अरसा हुआ है। अब मैं तो सबकी टोह में रहती नहीं, इसलिए उन्हें देखकर हैरानी हुई। काम की बात बताओ बेगम, मोहतरमा आई किस सिलसिले में थी? हम्माद साहब को तफसील से चिढ़ होती थी और वो गैर जरूरी तफसील जब अजनबियों के लिए हो। पहले तो वो मुझसे हमारे घर के मुतालिक तफसीलात लेती रहीं, फिर बताया कि असल में वो अपनी सीमी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं। नाई सया को सबाक से पूरी रुदात सुनाती थी। मेज पे नाश्ता रखती सीमी के हाथ एक पल को रुके थे, अगले पल वो चाय निकालने लगी। अच्छा फिर? हम्मा साहब ने ट्रे अपनी तरफ की। क्या फिर? बेगम ये तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, पूरी गैर जरूरी बातों का तस्करा करके क्लाइमेक्स में सस्पेंस डालकर चुप बैठ जाती हो। गिला हुआ। ओहो! फिर क्या? मैंने कह दिया हमने सिमी का रिश्ता पहले ही तय किया हुआ है। नाहिद हम्माद साहब के उतावलेपन पे जल्दी से बोली। सिमी ने बेतरह चौंक कर नाहिद और हम्माद साहब की तरफ नजर उठाई, मगर नजर सामने खड़े सहाम अलवी से जा मिली, जो किचन की दहलीज पे खड़ा था। उसकी सुबह भी यकीनन अभी हुई थी। सहाम अलवी की आंखों में भी तजस्सुस जागा था। यकीनन उसने भी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। बिल्कुल ठीक किया, हम्माद साहब सराह रहे थे। आइए अब्बा के नक्शे कदम पे चलने वाले, आपकी सुबह भी खैर से हो ही गई। नाहिद की नज़र उस पे पड़ी तो वो शुरू हो गई। वो बालों में हाथ फेरकर डाइनिंग मेज़ की तरफ कदम बढ़ा गया। "आ जाओ बेटा, छुट्टी के दिन नाश्ते के साथ जली-कटी सुनने से सवाब मिलता है।" हम्मा साहब दज़दीदा नज़रों से नाहिद को देखते हुए कह रहे थे कि शायद उधर से कोई जवाबी हमला हो। साहब अलवी मुस्कुराकर अपनी चेयर सँभाल गया। उनकी नोक-झोंक में वो बात दब गई थी, लेकिन सिमी के ज़हन से बात चिपक गई। आखिर चची जान और चचा जान ने उसकी बात कहाँ तय की है? बारहा उसका जी चाहा चची जान से पूछे, मगर शर्म आने आ रही थी। जल्दी से नाश्ता दे दो, चीज़ सैंडविच और कॉफ़ी। थोड़ी देर बाद बनाना शेक भी चाहिए मुझे। सहाम अलवी ने मेन्यू कार्ड सुनाया। सिमी तो सर हिलाकर जुट गई। नाहिद ने तीखी नज़रों से देखा। रहम करो बच्ची पे, पहले ही सुबह से लगी हुई है रमज़ान की तैयारी में। हाँ, तो जल्दी से शादी करके रुखसत करें इसे, ताकि अपने मियाँ के घर जाकर महारानी बनकर बैठी रहे। सहाम अलवी ने जल के कहा। बेसाख्ता गरम कॉफ़ी के छींटे सिमी की कलाई पर पड़े। उसने लब भींच कर सिसकी अंदर दबाई। हम्माद साहब को अच्छू लग गया था, जिसे छुपाने को वो चाय का मग लबों से लगा गए। सीमी कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मेरे पास रहेगी। नाहिद ने अपना फैसला सुना दिया। अभी तो आप कह रही थी रिश्ता तय कर दिया है, अब रूठ खा के याद दिलाया। हाँ, तय कर दिया है, लेकिन रुखसत थोड़ी करूंगी। नाहिद पजल फैलाए बैठी थी। यानी घर दामाद रखने का इरादा है आपका? उसके साथ अब उसके मियाँ को भी बर्दाश्त करना होगा। वो एहतजाजन चिल्लाया। सीमी फीकी सी हो गई। फजूल ना बोलो, नाहिद ने घुरका। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, आप अपने सारे शौक पालते रहिएगा। उसने जल के कहा। शौक से? इधर चंदा परवाह नहीं थी। नाहिद काम मुकम्मल करके उठकर चल दी। उसने खफगी भरी नजर हम्माद साहब पे डाली। वो मुस्कुराते हुए बेचारगी से शाने उचकाते रह गए। सब आपकी गलती है जो मेरे पल्ले इतनी जालिम मार डाल दी। उसने हम्माद साहब को लपेटे में लिया। हक हाँ, वो अफसुर्दगी से हुंकार भर के रह गए। ना अब कौन सा देर हो गई है, जाओ
ऐश्वर्या करीना को माँ बना लो। नाहिद किसी काम से पलट कर आई तो गोले दागने से बाज ना रही। हम्माद साहब उनकी अचानक आमद पे सटपटा गए। बिजनेस का अगला ट्रिप हिंदुस्तान है, ट्राई करूंगा। मेरे पापा में कौन सी कमी है जो ऐश्वर्या करीना इनकार करेंगी? दूसरी तरफ वो कौन सा हार मानने को तैयार था? आह, तुम दोनों माँ बेटा मेरे नाजुक दिल का ख्याल करो। इस उम्र में करीना ऐश्वर्या का नाम लेकर क्यों मेरा बाईपास करवाने के मूड में हो? अम्मा साहब की दुआई खासी मजेदार थी। सबके लबों पे हंसी आ गई। आज रिवायत हिलाल कमेटी चांद देखने बैठेगी। देखो, दूरबीन लेकर भी उनको नजर आता है चांद या नहीं? नाहिद आरामदेह हालत में बैठी थी। सिमी भी उनके अंदाज पे मुस्कुरा दी। कुछ बरस किबल कमेटी ने रात के 11 बजे चांद नजर आने का ऐलान किया था। तब से नाहिद उन्हें रगेदने लगी थी। शुक्र है सारे काम हो गए, सफाई सुथराई, और तुमने सब कुछ बनाकर फ्रीज भी कर लिया। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। इतना तो सगी बेटी भी नहीं करती जितना तुम मेरा साथ देती हो। नाहिद अक्सर व बेशतर उसकी तारीफ कर जाती थी और वो मजीद दिलजमी से घरेलू उमूर सरंजाम देती थी। उसे तो आज तक महसूस ही नहीं हुआ था कि ये उसका अपना घर नहीं। नाहिद और हम्माद ने उसे कभी भतीजी समझा ही नहीं। बस अगर एक साहब अलवी उस पे तंज के नश्तर ना चलाता तो शायद वो कभी जान ही ना पाती कि ये उसका घर नहीं। वो 3 साल की थी जब एक हादसे में उसके वालिदैन और दादी अबदी सफर को सिधार गए। दोनों भाइयों का मुश्तरका कारोबार था जिसकी सारी जिम्मेदारी हम्माद साहब पे आ पड़ी थी। उन्होंने जहां सीमी को बाप बनकर पाला वहीं चचा बनकर उसके हिस्से की रकूम हर माह बैंक में जमा भी करने लगे, जिसकी खबर उसे कभी नहीं हो सकती थी अगर जो नाहिद और हम्माद उसे ना बताते। और ये सिलसिला आज तक जारी था। उसे तो अपने वालिदैन की शक्ल तक याद ना थी, न ही उसने कभी अकाउंट और पैसों का हिसाब किताब लिया। वक्तन फवक्तन हम्माद ही उसे बैलेंस बताते रहते थे या बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो उनके कहने पे चेक साइन कर देती। उसने बारहा हम्माद साहब से कहा था कि वो अपने अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर लें, मगर वो बाउसूल इंसान थे। यतीम भतीजे के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी करके जहन्नुम की आग में जलना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमेशा यही समझा था। उनके एक नहीं दो बच्चे हैं, सीमी और सहाब। नाहिद जिस तरह नौकर-चाकर होने के बावजूद अपनी बेटी को सुघड़ देखना चाहती थी, उन्हीं खतूत पे उन्होंने सिमी की तरबियत की थी और उसमें सिमी ने उनका भरपूर साथ दिया था। चंद दिन पहले ही मास्टर्स के फाइनल पेपर से फ्री हुई थी। हर चीज़ में ताक थी। शर्मिंदा ना करें चची जान, ये आपका और चचा जान का बड़ापन है, जिन्होंने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया, वरना एक यसीर बच्ची के साथ क्या सलूक होता जो आप जैसे फरिश्ता सिफत लोग ना होते। 3 साल की बच्ची को क्या अक्ल होती है? वो मुतशक्किर थी। भाई साफ सीधी बात है, तुम मेरी सगी औलाद जैसी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगी। तुम चू करो चाहे चा। नाहिद ने मोहब्बत भरी दवत से कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं भी आप लोगों के बिना कहाँ रह सकती हूँ चची जान। मुझे तो बनावटी लोगों को देख कर ही वहशत होती है। कज्जा उनके बीच रहना। उसने झुरझुरी ली। तुम कहीं जाओगी तब ना। अरे सिमी, क्यों ना आज मॉल का एक चक्कर लगा ले, देख लेते हैं कैसी वैरायटी आई हुई है कपड़ों की। फिर टेलर के हजार नखरे भी होते हैं। नाहिद को सुकून से बैठना कभी पसंद नहीं रहा था। चलो उठो, फौरन चलते हैं मॉल। शाम तो घर पे ही है, उसे साथ चलने को कहेंगे तो नहीं ही करता रहेगा। साथ चला तो सुकून से कुछ लेने नहीं देगा, जल्दी जल्दी का शोर अलग करेगा। ऐसा करो, उससे गाड़ी की चाबी ले आओ, तुम ड्राइव कर लेना। प्रैक्टिस में रहोगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। नाहिद उठकर तैयार होने चल दी। वो चंद लम्हे बैठी रह गई। साहब अलवी से बात करना और भीड़ों के छत्ते में हाथ डालना उसे एक ही मिसाल लगती थी, मगर नाहिद का हुक्म था। वो लाचारी से उठी और उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे कई बार दस्तक दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, मगर जवाब नदारिद। उसने एहतियात से लॉक घुमाया और दरवाजा खुलता चला गया। वो शायद सो रहा था। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। वो कई लम्हे बेहिस हरकत खड़ी रही, तब जाके आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई। उसके बेआरामी के ख्याल से उसने लाइट नहीं जलाई। रूमाल, वॉलेट और रिस्ट वॉच के साथ उसे चाबी भी नजर आ गई थी। आगे बढ़कर दबे कदमों चलते उसने एहतियात से चाबी उठाई और मुट्ठी में दबाकर पलटने लगी।
क्या चुरा के भाग रही हो? अचानक आवाज पे वो एकदम से डर गई थी, हल्की सी चीख भी निकल गई। अगले ही लम्हे साइड पे रखे दोनों लैंप रोशन हो गए। सिमी ने पलट कर उसे देखा। ब्लू जीन्स, व्हाइट बनियान में वो अपनी गुलाबी डोरों वाली आंखें उसी पे जमाए, नीम दराज था, शायद कच्ची नींद से जाग गया था। चीखी क्यों? उसे घूरते हुए सवाल हुआ। वो आपने अचानक कहा तो। वो उंगलियां चटकाने लगी। सबके सामने वजाहत बलागत से मुकाबिल को चित कर देने वाली साहम अलवी के सामने हकलाने लगी थी। क्या चुराने आई थी? साहम अलवी ने साइड पे रखी चीजों पे एक नजर डाली। वॉलेट, रुमाल, रिस्ट वॉच सब अपनी जगह मौजूद था। उसने बेसाख्ता वॉलेट उठाया जिसमें से नोट झांक रहे थे। सिमी उसके वॉलेट उठाकर देखने पे सख्त बुरा मान गई। शायद वो समझ रहा था वो उसके वॉलेट से पैसे चोरी कर रही थी। मैं गाड़ी की चाबी लेने आई थी, चची जान ने कहा था आपसे ले आऊं। कई बार दरवाजा बजाया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अंदर आ गई। आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए बिना आवाज के पलट रही थी चाबी लेकर। उसने मुट्ठी खोलकर उसके सामने की गुलाबी हथेली पे गाड़ी की चाबी पड़ी थी। चेहरे पे किसी हद तक गुस्से के रंग थे। साहब अलवी ने एक नजर उसकी हथेली और दूसरी नजर उसके बिगड़े तासुरात पे डाली। पहली बार उसके चेहरे पे कोई तासुर देखने को मिला था, वरना वो उसकी जली कटी पे कोई तासुर नहीं देती थी। उसके सामने इतना तवील जुमला भी शायद उसने पहली बार अदा किया था। मैं चाबी लेने आई थी, आपके वॉलेट से पैसे चुराने नहीं, वो खफगी से बोली। मैंने कब कहा कि तुम मेरे वॉलेट से पैसे चुराने आई थी? वो हैरान हुआ आपके अंदाज ने, जिस तरह आपने वॉलेट उठाकर चेक किया। उसका मुंह फूल गया था। साहब अलवी लब दांतों तले दबा के रह गया। ज़रूरी तो नहीं वॉलेट पैसों के लिए ही चेक किया हो, इसमें मेरी ज़रूरी चीज़ भी हो सकती है। वो उसकी गलतफ़हमी दूर करने लगा, मिज़ाज के बरख़िलाफ़, आपकी चीज़ों से मुझे क्या लेना-देना? वो बुरा मानकर पलटने लगी थी। चाबी किस लिए उठाई है? कहाँ की तैयारी है? अगले ही लम्हे उसने जता दिया कि वो उसकी चीज़ उठाकर जा रही है। वो ख़फ़ीफ़ सी हो गई। मॉल, उसने इख्तिसार से काम लिया। और ड्राइव कौन करेगा, तुम? वो बाल की खाल निकालने वाला था, आसानी से कहाँ जान बख्शने वाला था। जी, वो जान छुड़ाना चाह रही थी। जो बिल्ली के बच्चे को बचाते हुए अपना एक्सीडेंट करवा बैठे, मैं ऐसे अनाड़ी ड्राइवर को अपनी गाड़ी नहीं दे सकता ठोकने के लिए। जाओ, आ रहा हूँ, साथ ले जाऊंगा। कहने के साथ उसने हथेली फैलाई। वाज़ेह इशारा था, चाबी दो। सिमी को हतक इज्जत का एहसास हुआ। उसने अपनी हथेली में मौजूद चाबी को उसकी हथेली पे मुंतकिल कर दिया और कमरे से निकल गई। क्या हुआ? चाबी लेकर नहीं आई? लाउंज में ही उसे नाहिद मिल गई। उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे और तैयार भी हो चुकी थी। जी साहब, हम साथ चल रहे हैं, उसने हौले से कहा। चलो खैर है जो खुद राजी हो गया। जाओ तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वरना जल्दी जल्दी का शोर डालेगा। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, ऑफिस से जल्दी आकर सो गया था। चची जान, मेरी अकाउंट में क्या इतने पैसे हैं कि मैं एक गाड़ी ले सकूं? नाहिद बोल रही थी जब अचानक उसने अपनी बात रखी। नाहिद एकदम से चौंक गई। तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि कई गाड़ियां ले सकती हो, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? नाहिद उसकी अचानक डिमांड पे हैरान थी। वो बड़ी साबिर और शाकिर थी, कभी बिलावजह इसराफ नहीं करती थी। अब एकदम अचानक से गाड़ी की बात पे नाहिद का चौंकना बजा था। मेरी अपनी गाड़ी होगी तो कोई अनाड़ी ड्राइवर कहकर अपनी गाड़ी की चाबी वापस तो नहीं लेगा, ये कहकर मैं उसकी गाड़ी ठोक दूंगी। वो मुंह बिसूरते हुए कह रही थी। साहब ने ये बकवास की तुमसे? नाहिद उसे बगौर देख रही थी। वो उंगलियां लगी। सच है ना चची जान? पिछली बार एक्सीडेंट के बायस डेंट पड़ने पे कितनी बातें सुनाई थी। अपनी गाड़ी होगी तो कोई बातें तो नहीं सुनाएगा ना? वो उन्हें अपना हमनवा बनाना चाह रही थी। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, घर में एक और गाड़ी आ जाएगी तो हमें दोनों बाप बेटे की मिन्नतें तो नहीं करना पड़ेंगी। जहाँ दिल चाहेगा हम माँ बेटी खुद चली जाएंगी। नाहिद पुरसोच अंदाज में बोल रही थी। सीमी उनके इफ्कार पे खुश होने लगी। वैसे भी पुरानी वाली गाड़ी जरा तंग कर रही है, यूज में भी नहीं, उसे बेचकर और पैसे मिलाकर गाड़ी ले लेते हैं। नाहिद तायीद चाह रही थी। बिल्कुल ठीक चची जान, उसने शद्दोमत से सर हिलाया। मैं आज ही अकाउंट से पैसे निकाल लेती हूँ। वो पुरजोश हो गई। मेरी भोली बेटी, थोड़ी सी चालाकी सीखो, कभी अपने अकाउंट से पैसे ना निकालो, हमेशा मियाँ के अकाउंट पे नजर रखा करो। अक्लमंद औरत अपने पैसे बचाती है। मैं आज ही साहम से कहती हूँ वो दूसरी गाड़ी देखे शोरूम में। वो जो नाहिद के नादिरो नायाब नसीहत पल्लू से बांध रही थी। साहब अलवी का नाम सुनकर नकुसी बन नकुसी बन गई। तैयार हैं आप लोग, चलें? उसी लम्हे शैतान का नाम लो वाली मिसल साबित करने को साहब अलवी आधम का। मस्टर्ड जीन्स पे उसने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, बेहद हैंडसम लग रहा था। जाओ सिमी, जल्दी से तैयार होकर आओ। नाहिद भी चौंक गई। ये अभी तक तैयार नहीं हुई? उसने खौफ से सिमी को देखा। यूं ही चलो, शॉपिंग पे जा रहे हैं, किसी के वलीमे पे नहीं। साफ जताया गया वो इंतजार नहीं करेगा। सिमी ने शिकायती नजरों से नाहिद को देखा। ना तुम क्या बरदिखवे को जा रहे हो? जो नकसक से तैयार परफ्यूम की आधी बोतल उंडेल के आ गए।
नाहिद की दुबदू बोलने पे वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कसम से माँ कम, सास ज्यादा लगती हैं। कभी तो जान बख्श दिया करे मेरी। वो दोनों हाथ जोड़कर पेशानी तक ले गया। वो दिन दूर नहीं जब सास बनकर दिखाऊंगी। नाहिद ने धमकी दी। अल्लाह मेरी बीवी को आप जैसी जालिम सास से बचाए। उसने भी शरारत से तंग करने की इंतहा कर दी। बहू की खैर है बेटा, तुम अपनी खैरियत की दुआ करो। नाहिद जवाबन मोर्चा संभाल चुकी थी। सिमी ने खिसकने में ही आफियत जानी, अ, वरना देर पे और मुंह बिगाड़ता। करीबी मेरे फ्रेंड का रेस्टोरेंट, आप लोग फ्री होकर मुझे कॉल कर लीजिएगा। उन्हें मॉल के सामने ड्रॉप करके वो भी बाहर निकल आया था। टायर में हवा कम महसूस हो रही थी। वो टायर चेक करने लगा, फिर मुतमईन होकर सीधा हो गया। चलो ठीक है। नाइस सीमी के साथ आगे बढ़ने लगी थी। हेलो साहब जानी, क्या हाल है? वो दोनों पलटी ही थी जब जोश भरी आवाज और अंदाजे मुखातिब पे दोनों बेसाख्ता मुड़ी थी। जीन्स और शॉर्ट शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज वही तरहदार हसीना साहब अलवी की गाड़ी से कमर टिकाए खड़ी थी। सिमी ने उसे पहचान लिया था। सहाम अलवी ने बेसाख्ता नाहिद और सिमी की तरफ देखा था, जो उसे ही देख रही थी। उसकी नजरों के ताकुब में हसीना ने भी उन पे नजर डाली। कौन है ये लोग? वो उन्हें देखते सहाम अलवी से इस्तफसार कर रही थी। मम्मा है मेरी, सहाम अलवी ने हौले से कहा। मिलवाओगे नहीं? दूसरी तरफ नाज से पूछा जा रहा था। नाहिद खुद ही चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मैं नाहिद हम्माद, साहब की मम्मा, और ये सीमी मेरी भतीजी। और आप? नाहिद की खोजती नजरें उस हसीना से होती साहब अलवी पे जा टिकी। मैं समर हूँ, साहब की क्लास फेलो रह चुकी हूँ। काफी अरसा बाद चंद माह के लिए दोबारा इस तरह मॉल के बाहर मुलाकात हुई थी। इसने तो मुझे पहचाना नहीं। मैंने ही उसे अपना तारुफ करवा कर याद दिलाया कि मैं उसे कभी भूल ही ना सकी। समर के अंदाज में बेहद लगावट थी। वो जिस बेतकल्लुफी से बोल रही थी, नाहिद को जरा अच्छी न लगी। हम जरा शॉपिंग कर लें, नाहिद ने जान छुड़ाना चाहिए। जी जरूर आंटी, मैं कब से साहब से कह रही थी कि आपसे मिलवा दे, और देखें आज कैसे अचानक आपसे मुलाकात हो गई। आप शॉपिंग करें, फिर तफसील से आपसे मुलाकात होगी। सीमी को मुकम्मल नजरअंदाज किए वो नाहिद से गोया थी। नाहिद ने एक तफसीली नजर साहब अलवी पे डाली। वो कुछ गड़बड़ा सा गया। दोनों में से किसी का दिल शॉपिंग पे नहीं लगा। वो भी बेदिली से चीजें देख रही थी। अचानक चांद नजर आने का ऐलान हो गया तो वो दोनों कुछ भी लिए बिना मॉल से बाहर आ गई। नाहिद साहम को कॉल कर रही थी। वो बेदिली से चूड़ियों के स्टॉल के पास आकर खड़ी हो गई। रेड कलर की चूड़ियां बेहद हसीन लग रही थी। वो बेसाख्ता उठाकर देखने लगी। दिल में बेसाख्ता ख्वाहिश जागी थी, ये चूड़ियां साहम अलवी उसे पहनाए। आलम तसव्वुर में वो उसे देख भी रही थी कि वो उसकी कलाई थामे चूड़ियां पहना रहा है, मगर फिर एकदम से कहीं से समर आ खड़ी हुई थी। वो दिल मसोस के इस मंजर से निकल आई थी। जाने क्यों उसकी छठी हिस्स कह रही थी समर और साहम के बीच कोई केमिस्ट्री थी। अच्छी लग रही अच्छी लग रही है तो ले लो। नाहिद उस तक आई थी। उसके हाथ में मौजूद चूड़ियों को वो पसंदीदगी भरी नजर से देख कर कह गई, इतनी भी खास नहीं है। उसने बेदिली का मुजाहरा करते हुए चूड़ियां रखनी चाहिए। कोई नहीं, इतनी तो प्यारी है, अपनी पसंद से भी ले लेना। ये मेरी पसंद समझ कर ले लो। नाहिद के इसरार पे वो चुप रह गई। क्या कहती कि इन चूड़ियों को देखकर उसे अपनी तशना ख्वाहिश याद आएगी। उस इसी बायस तो वो इन चूड़ियों को लेने में तामुल कर रही थी, मगर नाहिद ने पैसे अदा करके चूड़ियां उसे थमा दी। पहली सहरी थी, मामूल से पहले उठने के बावजूद भी वो कुछ बौखलाई हुई थी। वो तो नाहिद उसकी मदद को आई तो उससे कुछ तकवीयत हुई। वक्त ज्यादा नहीं है सहरी में, अपने चचा जान और साहब को बुला लाओ। नाहिद सुइया सेवैयां भूनते हुए बोली तो वो सर हिलाकर हुक्म की तामील को चल दी। यकीनन हिटलर ने तुम्हें हमारे सरों पे ढोल बजाने के लिए भेजा होगा, लेकिन देखो हम पहले ही उठ गए। हम्माद साहब उसे राहदारी में ही मिल गए। उनका रुख किचन से मुल्हिक डाइनिंग हॉल की तरफ ही था। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। चचा जान, वो साहब, वो उसके कमरे में जाना नहीं चाह रही थी, तभी उसने मदद के लिए उन्हें कहना चाहा वो उसे जगा दे। हाँ हाँ, वो अपने कमरे में होगा, जगा दो। मैं जरा तुम्हारी चच्ची जान की खबरगिरी तो कर लूं। हम्माद साहब तेजी से आगे बढ़ गए तो वो लंबी सांस लेकर उसके कमरे की तरफ आ गई। दरवाजा खुला है, पहली दस्तक पे ही आवाज आई थी। वो इस वक्त जाग रहा था। वो हैरान होती लॉक घुमाकर दरवाजा वाक कर गई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन लैंप ऑन था, जिसकी वजह से बेड पे ख्वाबनाक माहौल था। साहब अलवी हैंड्स फ्री कानों में लगाए नीम दराज था। सीमी है? गालिबन वो फोन पे बिजी था और दूसरी तरफ से दस्तक पे पूछा गया था, तभी वो बता रहा था। सीमी अपना नाम सुनकर एकदम से सिमट गई। साहब अलवी की नजरें उसी पर जमी थी। सहरी का वक्त हो गया है, चची जान ने कहा है आपको बुला लाऊं। उसने आने का मकसद गोश गुजार किया। आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया तो सीमी दरवाजे से पलटने लगी। स्वीटी, मैं आ रहा हूँ ना, सहरी और नमाज के बाद फिर बात करेंगे। कब से जाने नहीं दे रहे तुम?
कब से जाने नहीं दे रही तुम? दरवाज़ा बंद करते सिमी की समाहत ने साहम अलवी के मोहब्बत भरे जुमले और फूल बिखरते लफ्ज़ सुने तो उसकी आँखों में जलन होने लगी, तो उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। दूसरी तरफ यकीनन समर थी, खुद को सँभालने और सबका सामना करने की हिम्मत करने में उसे कुछ लम्हे लगे थे। क्या हुआ, साहम नहीं आया? नाहिद उसे अकेले आते देखकर पूछने लगी। आ रहे हैं। वो तेज़ी से फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी। नाहिद ने उसकी पुश्त को बेसाख्ता देखा था। वक्त कम है, कहाँ रह गया ये लड़का? जब सुकून से सैरी ना हो सके तो फायदा हमें, किचन में इतनी मेहनत करने का। नाहिद के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। उन्होंने बेसाख्ता अपना सेल फोन उठाया। आ जाएगा, तुम तो शुरू करो। हम्मा साहब प्लेट में चीजें निकालने लगे। सिमी भी पानी की बोतल मेज पे रखकर बैठ गई। उसी लम्हे साहब अलवी हॉल में दाखिल हुआ। पहली सहरी मुबारक। तुम्हें भी, तुम्हें भी, हम्मा साहब ने ही जवाब दिया था। सिमी तो कुछ कहने के काबिल ना थी। नाहिद उसे बगौर देख रही थी। ये इस पैर फोन पे तुम किससे बात कर रहे थे? नाहिद के अचानक कहने पे हम्मा साहब के साथ वो भी चौंक गया। उसकी गुस्सैली नजर पे बेसाख्ता सिमी पे पड़ी थी। उस बेचारी ने कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने अभी तुम्हें बुलाने के लिए कॉल की तो पैगाम मिला। आपका मतलूबा सारिफ दूसरी लाइन पर मसरूफ है। नाहिद ने उसकी निगाह को देख के सीमी की पोजीशन क्लियर करने की के साथ उसे जता भी दिया। उससे कोई बात ना बन पड़ी। कोई दोस्त होगा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? आ तो गया है ना, सहरी करो, सब टाइम कम है। हम्माद साहब ने माहौल की को गंभीरता हम्माद साहब ने माहौल की गंभीरता को महसूस किया तो बेसाख्ता बोल उठे। सब अपनी अपनी सोचों में गुम सहरी करने लगे। साहब अलवी की खामोशी सीमी को बहुत चुभी थी। हम्माद, मुझे साहब के अंदाज बदले बदले लग रहे हैं। नमाज असर के बाद नाहिद लाउंज में आकर बैठ गई थी। सीमी किचन में इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। हम्माद और साहब अलवी भी रमजान टाइमिंग के मुताबिक ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। दोनों असर के लिए मस्जिद को गए हुए थे। उन दोनों ने भी नमाज़ असर अदा की थी। फिर सिमी तो किचन में इफ्तारी की तैयारी में लग गई। अम्मा साहब मस्जिद से लौटे तो नाहिद के पास ही लाउंज में बैठ गए। थोड़ी देर इधर-उधर की बातें होती रही। जब नाहिद ने फिक्रमंदी से बेसाख्ता कहा, क्या मतलब, कैसे अंदाज? अम्मा साहब चौंक गए। मुझे लग रहा है शाम किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। नाहिद ने कहते के साथ कल समर से सरेराह हुई मुलाकात का भी तज़किरा कर दिया। सब सुनकर हम्मा साहब भी सोच में पड़ गए। कल से नाहिद मुतफक्किर थी। उन्होंने सिमी को हमेशा शाम की दुल्हन के रूप में देखा था, लेकिन कल समर से मिलके फिर सहरी के वक्त शाम का नंबर मसरूफ देखकर उनकी छठी हिस्स जाग गई थी। किचन से आती सिमी अपना नाम सुनकर चौंक कर चुप खड़ी रह गई। वो पूछने आई थी कि पकौड़ों में हरी मिर्चें ज्यादा डाले या कम, सब भूल भाल गई। उसी दम साहब अलवी भी लौटा था। सिमी की पुश्त को देखकर उसने कान नाहिद की बात पे लगा दिए थे। सब सुनकर वो भी एक सानिया को बुत बन गया था। उसने बेसाख्ता सिमी को देखा था। सिमी की नजर भी एक सानिया को उससे मिली। तुम्हारी तशवीश भी अपनी जगह बचा है, लेकिन इसका बेहतर जवाब तो साहब अलवी ही दे सकता है। मेरा ख्याल है अब हमें बच्चों से बात कर लेनी चाहिए। सिमी के पेपर्स भी खत्म हो गए हैं, ईद पे दोनों की मंगनी रख लेते हैं, हम्मा साहब कह रहे थे। साहब अलवी ने उन दोनों की तरफ पेशकदमी कर दी थी। नाहिद और हम्मा साहब ने चौंक कर दोनों को देखा। दोनों ने यकीनन उनकी बात सुन ली थी। मैं सिमी से शादी नहीं करूंगा, सोफे पे बैठते हुए साहब अलवी ने दो टूक लहजे में कहा था। नाहिद और हम्मा साहब जहां उसके बेलचक अंदाज पे ठिठक गए, वहीं अपनी बेइज्जती पे सिमी से मजीद खड़ा रहना दूभर हो गया। मैंने देखा नहीं कोई मौसम, मैंने चाहा तुम्हें लम्हा लम्हा। वो पलटकर किचन की तरफ चली गई। लाउंज में क्या बातें हो रही थी उसे खबर नहीं थी। साहा मलवी उसकी मजीद किन लफ्जों में बेइज्जती कर रहा था वो जानना नहीं चाहती थी। वो अपने काम में ध्यान लगाने की बारहा कोशिश कर रही थी। उसे खबर थी साहा मलवी को वो कभी अच्छी नहीं लगी थी। वो उसके तंजो तशनो की जद में ही रहती थी, मगर इन सब के बावजूद वो पूरे कुरुफर से उसके दिल का मकीन बना बैठा था। जिस जोशो खरोश से उसने रमजान की तैयारियां की थी, अब उतनी ही बेदिली से उमूर अंजाम दे रही थी। इफ्तारी में सब अपनी अपनी सोचों में गुम बैठे थे। सिमी ने नाहिद और हम्माद साहब के चेहरे पर गंभीर खामोशी देखकर उसमें कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। वो खुद को चोर महसूस कर रही थी, इसलिए अजान होते ही खजूर मुंह में रखते ही नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। किसी ने उसे रोका नहीं था। नमाज के बाद मेज समेटने के ख्याल से आई तो उसे हैरानी हुई। सारी इफ्तारी जू की तू पड़ी थी, गोया किसी ने भी चीजों को हाथ नहीं लगाया था। उसका दिल मजीद बोझल हो गया। मांगने वाली की सदा आने लगी तो उसने तमाम चीजें पैक करके उसे थमा दी। नमाज के बाद मस्जिद से लौटकर जब सहाम और हम्मा साहब भी अपने कमरों में चले गए तो उसे मजीद अजीब लगा। नाई तो कमरे से निकली ही नहीं थी। उसने खुद को कंपोज़ किया, वो रोनी सूरत बनाकर साहब अलवी को ये कभी नहीं जताना चाहती थी कि वो अरसे से उसके इश्क में मर रही है, और अब जबकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो टूट गई है। फ़कत 1 मिनट लगा था उसे खुद को मज़बूत बनाने में। अगले ही लम्हे उसने सारी ज़ोर
जोधे रंजी उदासी बेदिली को साइड पे रख दिया। वो रात का खाना पहले ही तैयार कर चुकी थी। सलाद रायता बनाकर उसने बड़े एहतमाम से खाना लगाया था। नाहिद को उसकी फिक्र थी। तब ही वो चली आई थी, मगर उसे नॉर्मल देखकर उन्हें बेहद हैरानगी हुई थी। मैं आपको बुलाने ही आ रही थी चची जान, आए खाना खा ले। चचा जान और साहम को भी बुला ले, इशा की अजान होने वाली है। हम्माद साहब और साहम भी चले आए तो खाना शुरू हो गया। मम्मा आप समर के घर कब जाएंगी? उसकी फैमिली से रिश्ते की बात करने। साहम अलवी ने एक नज़र उस पे डाली थी, फिर नाहिद पे नज़र जमा दी। एक इसी लम्हे उसका इम्तिहान था जिसमें उसे सुरखरू होना था। उसने खुद पे कंट्रोल किया और मामूल की तरह चमचा फेर कर यखनी पुलाव बमुश्किल निगलने लगी। हम्माद साहब भी खामोशी से नाहिद को देख रहे थे, जिनके चेहरे पे गुस्सा नमूदार होने लगा था। मैंने कह दिया कि मुझे वो लड़की ज़रा पसंद नहीं आई और बहू के रूप में तो कभी उसे कबूल नहीं कर सकती। नाहिद ने दो टूक लहजे में कहा, तुम्हारी शादी सीमी से होगी बस। उनके हतमी अंदाज पे सहाम अलवी ने खा जाने वाली निगाह उस पे डाली। जब सहाम की दिलचस्पी सीमी में नहीं तो तुम क्यों जिद कर रही हो? ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें सीमी खुश न रह सके? हम्माद साहब समझदारी से कहते नाहिद को जिद से बाज रखने की सही कर रहे थे। आपने उस लड़की को देखा नहीं इसलिए कह रहे हैं। मुझे उस लड़की के रंग-ढंग अच्छे नहीं लगे, वो घर बसाने वालों में से नहीं है। नाहिद ने साफ लफ्ज़ों में इनकार की वजह बता दी। अगर आप सिर्फ़ इस ज़िद में समर को रिजेक्ट कर रही हैं कि मैं आपकी सिमी के लिए मान लूँगा, तो ये आपकी भूल है। वो चिरागपा हो गया। सिमी ने हाथ में पकड़ा चमचा बेसाख्ता प्लेट में रख दिया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सहाम अलवी, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, आपकी राय, लेकिन मुझसे भी तो पूछ लेते कि क्या मैं आपसे शादी करने को मर रही हूँ? सिमी के अचानक तेज लहजे में उसका नाम लेकर मुखातिब करने पर सभी ठिठक कर उसे देखने लगे। चची जान की मोहब्बत है जो उन्होंने आपसे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। अगर चची जान ने मुझसे पहले पूछा होता मैं आपसे पहले इनकार कर देती। मैं आपके इमेज पे पूरी नहीं उतरती उसी तरह आप मेरे आइडियल पे। मैंने आपकी जली-कटी हमेशा चची और चचा जान की मोहब्बत में बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं आपको मज़ीद इजाज़त नहीं दूँगी कि आप मुझे ज़लील करें। आपने जिससे शादी करनी है करें, मुझे आप में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। वो बेहद गुस्से और तल्ख़ लहजे में उसकी आँखों में आँखें डाले नापसंदीदगी का इज़हार कर रही थी। वो शॉक्ड की कैफ़ियत में आँखें फाड़े उसे उसके गुस्से को महसूस कर रहा था। सिमी अनवर जो उसके सामने कभी ऊँची आवाज़ में बोलती नहीं थी, आज उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। मैं आप और चचा जान की मोहब्बत में जान दे सकती हूँ चची जान, लेकिन अपने मग़रूर बेटे के सामने मुझे दो कौड़ी का ना करें। सिमी अनवर इतनी अर्ज़ा नहीं कि समर जैसा टेस्ट रखने वाले उसे रिजेक्ट करें। नाहिद और हम्माद साहब की तरफ लजाजत से देखकर कहती आखिर में उसकी इस्तेहज़ाइया नज़र सहाम अलवी पर आ रुकी थी। वो जैसे सदमे से मर जाने की पोज़ीशन में था। ज़बान सँभाल के बात करो। साहा मलवी को उसकी बातें और नज़रें चिरागपा करने के लिए काफ़ी थीं। आप भी, वो एक-एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोली थी। वो लब भींच गया। नाहिद और हम्माद साहब खामोश तमाशाई बने दोनों को झगड़ते हुए देख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था। चची जान मैं सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में अब तक चुप थी। मैंने आपको कभी माँ कहा नहीं, लेकिन समझा ज़रूर है। आपका हर फ़ैसला आँखें बंद करके मान लूँगी। आप मेरी शादी किसी काले चोर से कर दें, मैं उफ़ नहीं करूँगी, मगर साहा मलवी से कभी नहीं। किसी कीमत पे नहीं। वो हर्फ पे ज़ोर देकर उठ खड़ी हुई थी। माहौल में जैसे एकदम से सन्नाटा छा गया था। हम्माद कल समर के घर चलने की तैयारी करें और साथ ही हमारे लिए अलग घर का इंतज़ाम भी। मैं क किसी नापसंदीदा बहू और नाफ़रमान बेटे के साथ नहीं रहूँगी। नाहिद के अचानक फैसले पे जहाँ वो खड़ी की खड़ी रह गई थी, वहीं हम्माद साहब भी चौंक गए। आप भतीजी की मोहब्बत पे बेटे को कुर्बान कर रही हैं? साहा मलवी फट पड़ा। नाफ़रमान और नाआक़िबत अंदेश बेटे को तसीह कर लो। नाहिद ने तल्ख़ लहजे में कहा तो वो लब भींच गया। तुम्हें सीमी हॉल से निकल गई। तुमने सीमी जैसी हीरा लड़की को ठुकरा कर जिस लड़की का इंतखाब किया, अगर वो तुम्हें ज़रा भी समझ देगी तो समझ लेना तुम्हारी माँ बेवकूफ़ औरत थी। तुमने सीमी को ठुकरा कर मेरी परवरिश को कठहरे में ला खड़ा किया। मैं तुम्हें उसके लिए बेहतरीन लड़का ढूँढ कर दिखाऊँगी, जिसे हीरे की पहचान होगी। सीमी के कानों तक भी नाहिद के जुमले आ रहे थे, लेकिन वो खुद को नॉर्मल पोज़ करते सबके लिए चाय बनाने लगी थी। अपनी अर्ज़ा हस्ती पे रोना आ रहा था। साहब अलवी ने उसकी ज़ात को जिस तरह दो कौड़ी का समझकर उसे धुतकारा था, उसपे उसकी अना बिलबिला गई थी। अना की जंग में हम जीत तो गए, लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे। अगले रोज नाहिद और हम्माद साहब बेदिली से समर के यहाँ जाने को तैयार हो गए थे। मिठाई और फ्रूट्स के
टोकरे साहब अलवी ने पहले ही तैयार करवा कर गाड़ी में रखवा लिए थे। अरे रुके तो, मुझे लिए भी ना जा रहे हैं आप लोग। वो तीनों निकल ही रहे थे जब सीढ़ियां उतरती सिमी की आवाज उन्हें रुकने पे मजबूर कर गई। व्हाइट सूट पे बड़ा सा दुपट्टा लिए वो तेजी से सीढ़ियां तय कर रही थी। तुम भी चल रही हो बेटा? अम्मा साहब को जैसे झटका लगा। क्यों चचा जान, मैं इस घर की पर्द नहीं, पहले कब इस घर के किसी मामले से अलग रखा गया है जो अब रहूं। वो करीब आकर मुस्कुरा रही थी। उसने सिर्फ लाइनर और नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाई थी। आम दिनों में भी उसकी यही तैयारी होती थी। इस वक्त भी वो हसीन ही लग रही थी। साहब अलवी ने उसके मुस्कुराते चेहरे को एक नजर देखा था, फिर सबसे आगे निकल गया। देख रहे देख रहे हैं आप इसके तेवर? नाहिद ने हम्मा साहब से जैसे गिला किया। उनकी नजरें साहब अलवी के पुष्ट पे थी जो दूर जा रहा था। भूल जाओ सब और बच्चों की खुशी में खुश रहो। हम्मा साहब ने उन्हें जज्बाती होने से रोका। इतना गुस्सा ना करें चची जान। सिमी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी। समर के घर उनका कोई खास इस्तकबाल नहीं हुआ था। समर की माँ समर जैसी ही थी। शादीशुदा बहनें मौजूद नहीं थी। एक छोटा भाई और वालिद उनके इस्तकबाल को मौजूद थे। नाहिद को तो समर पहले ही पसंद नहीं आई थी। समर और उसकी फैमिली से मिलके हम्माद साहब भी चुप से हो गए थे। उन्हें नाहिद का शोर करना समझ में आ गया था, मगर बेटे की मर्जी थी सो चुप होना पड़ा। समर नाहिद हम्माद साहब के समर नाहिद हम्माद साहब से बज़ाहिर बड़ी तमीज़ और लगावट से मिली, मगर उसके अंदाज में मसनूईपन साफ नज़र आ रहा था। सीमी को उसने हाथ मिलाने के काबिल भी नहीं गिरदाना। ये सीमी है मेरी बेटी और इसकी अहमियत हमारे घर में किसी को इनकार नहीं। नाहिद ने समर को साफ लफ्जों में जता दिया तो वो जी जी में भूल गई। कहती बादल नख्वास्ता सीमी से हाथ मिला गई। सबके उठने से पहले मंगनी और निकाह की तारीख तय हो गई थी। संडे को मंगनी की रस्म और ईद के दिन निकाह तय हुआ था। सब कुछ साहब अलवी और समर ने तय कर लिया था, तो नाहिद को क्या एतराज होता। उन्होंने भी उंदिया दे दिया। तुम्हारी मम्मा ने सीमी को कुछ ज्यादा सर चढ़ा रखा है साहब। मैं बता रही हूँ, मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। हाथ मिलाना क्या भूल गई? तुम्हारी माँ ने मुझे जलील कर दिया, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी शादी वो तुमसे करना चाह रही है। मुझे तो उस मीसनी की शक्ल से चिढ़ होने लगी है। समर रात को कॉल पे साहब अलवी को अपने ख्यालात से आगाह कर रही थी। मम्मा को बहुत मोहब्बत है अपनी भतीजे से, डोंट वरी अबाउट इट। उसकी भी शादी हो ही जाएगी किसी ना किसी से। तुम्हें उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। साहब अलवी उसे समझा रहा था, लेकिन समर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तुम्हारी मम्मा को मैं पसंद नहीं, तो वो सब कुछ बेदिली से लाई। इतने कम फ्रूट्स, इतनी सी मिठाई, भला रिश्ता ऐसे तय होता है? हमारे यहाँ तो तमाम फैमिली मेंबर्स के जोड़े और गोल्ड की चीजें भी आती हैं। मेरी बहनों ने जब पूछा कि क्या आया ससुराल से, तो यकीन करो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई जब वो मुझ पे हंस रही थी। समर का लहजा दुखी हो गया। तो तुमने मुझे पहले बताना था ना, तुम्हारे यहाँ क्या क्या चलता है। मैंने तो अपने तौर पे किया। साहब अलवी को उसकी सुबकी पे अफसोस हुआ। अब आगे से बता दूंगी, कि अगर सब अच्छा होगा तो मेरे घर में तुम्हारी ही वाह वाह होगी। समर बेहद शातिर अंदाज में उसे ट्रैप कर रही थी और साहब अलवी हाँ में हाँ मिला रहा था। मंगनी में चंद दिन ही रह गए थे। अम्मा साहब के समझाने पे नाहिद बेदिली से ही सही लेकिन तैयारी करने लगी थी। मंगनी का जोड़ा उन्होंने सीमी के साथ जाकर पसंद किया था, जो साहब और हम्मा साहब को भी बेहद पसंद आया। ये चॉइस तो दोनों की ही लाजवाब होती थी। शुक्र है बेगम, तुमने दिल से कदूरत तो निकाल कर बहू के लिए बेहतरीन चीज पसंद की। हम्मा साहब बेसाख्ता सर आ गए। नाहिद फीकी हंसी हंस दी। बुरा तो कभी किसी के लिए नहीं सोचा, और साहब तो अपनी औलाद है, बहुत अरमान थे उसकी शादी की। लेकिन उनकी आवाज लड़खड़ा गई थी। अम्मा साहब उनका दर्द महसूस कर रहे थे। एक माँ को एक माँ को शिकस्त हो गई थी, एक बेटे ने माँ के दिल को ठेस पहुंचाई थी। अगर बच्चे अच्छी चीज का इंतखाब करते हैं ना अम्मा साहब, तो माँ को बेहद खुशी होती है। वो अपनी पसंद भूल जाती है। लेकिन जब बच्चा जानबूझकर फजूल चीज का इंतखाब करे तो माँ का दिल टूट जाता है, इस ख्याल से कि ये चीज मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। वो अपनी बात रद्द होने पे नहीं, बच्चे के टूटने के ख्याल से बिखर जाती है। वो नम आवाज में अपने महसूसात बयान कर रही थी। अम्मा साहब को भी एतराफ था कि नाहिद की कभी गलत सोच नहीं रही, वो भी उनसे मुत्तफिक थे। एक बच्चे ने अपनी जिद कर ली तो क्या हुआ? तुम सीमी में सारे अरमान पूरे कर लेना, वो भी तो तुम्हारी बच्ची है। हम्मा साहब ने बहलाया तो वो मुस्कुरा दी। हाँ माशाल्लाह, बड़ी साबिर बच्ची है। मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों है। अल्लाह को पता था मेरी सौगी औलाद मुझे तकलीफ देगी, तभी अल्लाह ने आपकी भतीजी की मोहब्बत मेरे दिल में डाली। नाहिद बरमला एतराफ कर रही थी और सब कुछ सुनता साहब मलवी साइड से गुजर गया। ये इतना बकवास ड्रेस पसंद किया है तुम्हारी माँ और तुम्हारी सो कॉल्ड कजिन ने मेरे लिए। समर की चीख और सदमे से मुशाबा आवाज निकली थी। जुमले के इख्तिताम पे समर ने बेहद हसीन जोड़ा गोले बनाकर साहा मलवी के मुंह पे मार दिया था। समर उसके हद दर्जा बदतमीजी पे
एक लम्हे को हक्का-बक्का रह गया। नाहिद ने उससे बोलचाल बंद कर रखी थी, सिर्फ काम की बातें कर रही थी। सुबह ही उन्होंने कहा था कि वो समर को ड्रेस दिखाकर फिटिंग चेक करवा ले, ताकि पहनते वक्त कोई दिक्कत ना हो। इसी बायस ऑफिस से वापसी पे वो समर की तरफ चला आया था। समर की शादीशुदा बहनें, उनके मियाँ भी आए हुए थे। रमजान होने के बावजूद सब लंच करने में बिजी थे। शाह अलवी को ये सब देखकर बेहद अजीब लगा था। उसे याद था वो शुरू से भूख का कच्चा था। एक बार उसने नाहिद को साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो रोजा नहीं रख सकता। नाहिद ने उसे समझाया, मगर उसकी ना हाँ में नहीं बदली। सहरी का वक्त गुजर गया, उसने रोजा ना रखा। सुबह उठकर जब उसने नाश्ते के लिए किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढा तो उसे दूध का पैकेट तक फ्रिज में ना मिला। नाहिद ने फ्रिज लॉक करके चाबी अपने पास रखी हुई थी। खाने पीने की तमाम चीजों पर लॉक लगा हुआ था। नाचार उसे सारा दिन भूखा रहना पड़ा था। इफ्तार के वक्त ही खाने को मिला तो हम्मा साहब ने जता दिया कि बेटा, इससे बेहतर है रोजा रखने की आदत डाल लो, ताकि सवाब भी मिल जाए। वो चुप रह गया था। उसे नाहिद की खामोश कारकर्दगी की समझ आ गई थी। अगर जो वो डांटती डपटती तो शायद वो बागी हो जाता, मगर उन्होंने खामोशी से जता दिया कि रोजा भले ना रखो, खाने को भी कुछ ना मिलेगा। तब से उसकी रोजा रखने की आदत बन गई थी, लेकिन यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक को दस्तरखान पे देखकर उसे अजीब लगा था। खुद समर का चेहरा चुगली खा रहा था कि वो भी खा पी के बैठी है। सभी उसे जिस तरह इश्तियाक से देख रहे थे, उसे उस पे भी उलझन हो रही थी। वो जल्द से जल्द ड्रेस चेक करवा के निकलना चाह रहा था, लेकिन समर ने ड्रेस देखते ही जैसा रिएक्ट किया था, उस पे उसके होश उड़ गए। उसने लाउंज में बैठे लोगों की तरफ देखा। उन सबकी नजरें भी उनकी तरफ जमी थी, और लबों पे मुस्कुराहट भी गालिबन साहम अलवी की हालत से हिज उठा रहे हो। जब तुमने बताया तुम्हारी माँ और कजिन मेरे लिए शॉपिंग करने गई हैं, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ फजूल ही आएगा मेरे लिए। मैं नापसंदीदा जो हूँ। समर चहको पहको रोने लगी। साहब अलवी, जो उसके अंदाज पे गुस्से में आ गया था, उसके रोने पे कुछ नरम पड़ने लगा। क्या ये मुमकिन नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ जाकर ड्रेस लेती? वो आंखों में आंसू भर के पूछ रही थी। साहब अलवी को उसकी डिमांड में कोई झोल ना लगा। अब मैं अनचाही हूँ तुम्हारी माँ की, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मेरी ख्वाहिश नहीं कि मैं अपनी मंगनी में खूबसूरत लगूं? मंगनी में भले सिर्फ घर के लोग हों, लेकिन फ्रेंड को तस्वीरें तो व्हाट्सएप करूंगी ना। क्या कहेंगे सब? किसी थर्ड क्लास चॉइस है मेरे फियांसी की। वो इस महारत से लफ्जों से खेल रही थी कि साम अलवी जैसा बंदा भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तुम तैयार रहना, इफ्तार के बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। खुद चलकर अपनी पसंद से ड्रेस ले लेना। है सच? तुम नाराज तो नहीं हो गए? रहने दो, मैं ये ही पहन लूंगी। तुम्हारी माँ और कजिन को बुरा लगेगा, वो मेरे खिलाफ तुम्हें और बातें सुनाएंगी। मैं अनचाही जो हूँ, समर की अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती थी, तो मुकालमे पे अश अश करने को दिल चाह रहा था। कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। टाइम पे तैयार रहना। साहा मलवी उठ खड़ा हुआ। समी, कुछ ज्यादा ही कर दिया था तुमने। साहा मलवी के जाने के बाद उसकी बहन ने उसे सरजनिश की। हाँ, मुझे भी एहसास हो गया था, तभी तो आंसू बहाने पड़े। समर ने भी अपनी अदाकारी पे खुद को पीठ थपथपाई। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है। हम सब तो साहम को देखती ही रह गई। दूसरी बहन भी सराहने लगी। तुम सबके टटपूंजिए मियाँ को देखकर ही सबक सीखा है। इसलिए जब अचानक साहम नजर आया तो मुझे भी उसे घेरने का ख्याल आ गया। थोड़ी सी लगावट से देख कैसे दाम में आ गया कि माँ से टक्कर लेके मुझसे शादी कर रहा है। समर शाह ने तफाकुर से गर्दन अकड़ाए बैठी थी। ये तो वाकई कमाल कर दिया तुमने। खैर, तुम मर्दों को रिझाने में सानी नहीं रखती। उनकी गुफ्तगू का अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो सब किस तबीयत की थी। हाँ, काफी से दोस्ती रही, घूमना फिरना रहा, लेकिन साहब जैसी मोटी आसामी के लिए सबको साइड कर दिया। वो बासित तो पागल निकला, जान ही नहीं छोड़ रहा था, तो ये नंबर ब्लॉक करना पड़ा उसका। वो अपने नाम नेहाद आशिक से बेजारी का इजहार कर रही थी। वैसे ड्रेस तो बहुत हसीन है, तुमने मना क्यों किया पहनने से? उसकी बहन जानना चाह रही थी। उसकी माँ और कजिन के लाए ड्रेस की तारीफ करके पहन लेती, अच्छी भी लगती तो उसकी माँ और कजिन उसकी नजर नजर में और महान हो जाती। अभी तो उसके दिल में यही होगा कि चूंकि मैं उसकी माँ की नापसंदीदा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए अच्छी चीज पसंद नहीं कर रही। उसका दिल माँ और कजिन से खराब होगा और मेरी धाक बैठेगी। अंग्रेजों का फॉर्मूला है डियर, डिवाइड एंड रूल। तोड़ो और हुकूमत करो। समर टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गई। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है। बहन दाद दे के रह गई। वो खिलखिलाकर हंस दी। ड्रेस की फिटिंग ठीक है? इफ्तार के बाद सीमी सबके लिए चाय ले आई तो नाहिद साहा मलवी से इस्तफसार कर रही थी। वो मेज पे ट्रे रखे सबकी चाय बनाने लगी। समर को ड्रेस पसंद नहीं आया। मैं अभी उसे दूसरा ड्रेस दिलवाने ले जाऊंगा, वो अपनी पसंद से ले ले तो अच्छा है। शाम अलवी एक लम्हे को चुप रह गया था, लेकिन ना ही जवाब जानना चाह रही थी,
तभी उसे सच बताना पड़ा। जिस माँ से वो हर वक्त पुरमिज़ाज जुमलों का तबादला करता रहता था, अब उन्हीं के आगे सोच-सोच के बोलना पड़ रहा था। उसकी बात पे एक लम्हे को सन्नाटा छा गया था। नाहिद चंद लम्हे तक कुछ बोल ना सकी। सिमी भी खामोशी से सबके कप में चीनी मिक्स करने लगी। जैसा तुम दोनों को मुनासिब लगे, वो ड्रेस वापस कर दूंगी। नाहिद को दुख तो हुआ था, मगर उन्होंने अपना लहजा नॉर्मल रखा हुआ था। फिर उनका रुख हम्माद साहब की तरफ हो गया। हम्माद, आजकल मैं जरा एक गाड़ी तो शोरूम से निकलवा लें, पुरानी को रिप्लेस कर दें। मुझे और सिमी को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी हमें भी अभी शॉपिंग के लिए निकलना था। सिमी ने सबसे पहले हम्माद साहब को चाय थमाई थी, फिर नाहिद को। चाय का मग थामते हुए नाहिद ने हम्माद साहब से कहा, और वो एक लम्हे को पुरसोच अंदाज में घिर गए। कैसी बातें कर रही हैं मम्मा, क्यों हैरियत जता रही है? मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा। अब सिमी ने चाय साहब अलवी को थमाई। मग लेते साहब अलवी ने उस पे एक सरसरी निगाह डाली थी। लेकिन अभी तो तुम्हें समर को शॉपिंग पे ले जाना है, नाहिद ने याद दिलाया। वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा, फिर उसे शॉपिंग करवा दूंगा। उसके कहने पे हम्मा साहब भी मुत्तफिक हो गए। ऐसा ही है, कर लो नाहिद, साहब ठीक कह रहा है। बेहतर, लेकिन एक गाड़ी की जरूरत है। हम कब तक उसके मोहताज रहेंगे? कल को उसकी भी जिंदगी होगी, ये हमारी वजह से डिस्टर्ब होता रहेगा ना। इसे अच्छा लगेगा ना उसकी बीवी को। नाहिद ने समझदारी से सारा मामला सामने रखा था, जिससे इत्तेफाक तो सबको था। उसके बावजूद साहब अलवी खफजी से सीमी अनवार को देखने लगा। उसके ख्याल में ये आग उसी की लगाई हुई थी। मम्मा, आप गैरियत बरत रही हैं, मैं आपका सगा बेटा हूँ। दर पर्दा वो भतीजी और बेटे का फर्क वाजे कर गया। इस सारी गुफ्तगू को सुनती वो अपना मग लेकर सोफे पे बैठ गई। वो नाहिद से गिला कर रहा था, जब तुम्हारी माँ के लाए ड्रेस तुम्हारी होने वाली बीवी को पसंद नहीं आए, तो तुम्हारे साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट उसे कैसे पसंद आएगी? तुम्हें हमारा पाबंद देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। नाहिद ने दानाई से उसे आईना दिखाया। अगर समर की जगह इस वक्त सिमी आपकी बहू बन रही होती, तब भी आप ये सब ही बोलती। वो जल गया। इस सारे किस्से में अपना नाम सुनकर सिमी के चेहरे पे दबा दबा गुस्सा झलकने लगा। घर तोड़ने और जोड़ने वाले में फर्क होता है बेटा। नाहिद की इस्तेहजाइया मुस्कुराहट ने उसे लब खींच लेने पे मजबूर कर दिया। शायद लोग ठीक ही कहते हैं, बेटे की पसंद माँ को कभी कबूल नहीं होती, ख्वाह वो परी जैसी और फरिश्ता सिफत ही क्यों ना हो। नाहिद के अंदाज पे झुंझला झुंझला रहा था। समर का फीड किया हुआ काम करने लगा था। औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे खरे और खोटे की पहचान है, और ये तज्जिया किसी हद तक आ तो रहा है सामने। तुम्हारे लबो लहजे से जिस तरह बगावत की बू आ रही है, ये उसी तब्दीली के मरूने मिन्नत है जो तुम्हारी जिंदगी में आई है, जो तुम्हें माँ पे भी उंगली उठाने पे उकसा रही है। मैं तभी तो नहीं चाहती थी कि मुकद्दस रिश्तों का तसादुम हो, तभी तो दानाई से चलना चाह रही थी। नाहिद बेहद संजीदगी से गोया थी। साहम अलवी एक लम्हे को लाजवाब हो गया। उसे भी महसूस हो रहा था, उसके लहजे और सोचों में फैमिली के लिए कड़वाहट आने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। मैं जल्द ही शोरूम से कार निकलवाने की करता हूँ। अभी तुम लोग तैयार हो जाओ, साहब के साथ चली जाओ। हम्मा साहब ने जब देखा कि मौजू फिर तलखी की जानिब गामजन है, तो उन्होंने जल्दी से कहा। नाइस खामोशी से चाय पीने लगी। साहब अलवी की उचटती निगाह सुबह का अखबार पढ़ती सीमी पड़ गई, जो उसकी और उसकी माँ के बीच दरार की वजह बन गई थी। अगर ये ना होती तो शायद ना ही कभी समर के लिए ना इंतहा पसंद ना होती। वो तल्खी से सोच के रह गया। हेलो स्वीट हार्ट। समर लचकती मटकती अपने दरवाजे से निकली थी और दिलफरेब अंदाज में फ्रंट सीट पे बैठते उसके करीब होने की कोशिश करने लगी। साहब अलवी उसके जीन्स और टॉप पे ही उलझन में था। कजा की उसका इतना लुभाने वाला अंदाज देखकर सटपटा सा गया। पीछे बैठी सीमी तो विंडो से बाहर देखने लगी, जबकि नाहिद की नजर बारीकी से उसकी बेतकल्लुफी पे थी। उसकी नजर अभी पिछली नशस्त पे नहीं पड़ी थी, और साहब अलवी को उसे इन्फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला था। वो आते ही शुरू हो गई। शायद आज के लड़कों को ऐसी ही बेहयाई अट्रैक्ट करती है, यही चीजें फैसिनेट करती हैं। तभी तो सिमी जैसी लड़की उनके दिलो दिमाग पे घर नहीं कर पाती। नाहिद ने लंबी सांस लेकर एक नजर सिमी पे डाली थी, जो चेहरे पे मासूमियत तो हया लिए खिड़की से बाहर नजर जमाकर खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। मूड क्यों ऑफ है जानू? समर से चुप रहना शायद बहुत मुश्किल था। उसने साम अलवी का हाथ थामना चाहता, तभी उसका इरादा भाप कर उसने गैर से हाथ हटा लिया। मम्मा को सलाम करो। साम अलवी को उसे एहसास दिलाना ही पड़ा। समर बुरी तरह चौंक कर बेसाख्ता गर्दन घुमाकर उन्हें देखने लगी। बिलाशुबह वो बाकमाल अदाकारा थी, मगर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे अपनी बेहयाई पे शर्मिंदगी के बजाय जो गुस्सा नमूदार हुआ, वो साहब अलवी से भी मख्फी न रह सके। तुमने मुझे इन्फॉर्म तो करना था। सलाम दुआ को भूलकर वो साहब अलवी की क्लास ले रही थी। नाहिद की जताती नजरें साहब अलवी पे थी, जैसे कह रही हूँ, देखा, कहा था ना
क्या हम साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं? समर, नाहिद और सिमी को खातिर में लाए बिना साहम से ही सवाल जवाब कर रही थी। साहम हमें ड्रॉप कर देगा, फिर तुम दोनों आराम से शॉपिंग कर लेना। मैंने मना भी किया था साहम को, लेकिन उसकी जिद थी। नाहिद को सुबकी महसूस हो रही थी, उसका अंदाज खल रहा था। अरे नहीं, साथ में शॉपिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मगर आंटी, कपल्स की ख्वाहिश होती है ना कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करने की। समर बेहयाई से मीठे लफ्जों में बज़ाहिर मुस्कुराकर जता गई थी कि उन्होंने साथ आकर रंग में भंग डाला है। बिल्कुल, साहब मलवी आइंदा एहतियात करेगा बेटा। नाहिद को एकदम से शर्मिंदगी ने आ घेरा। उनकी गाड़ी, उनका बेटा और वो कल की लड़की अपनी चला रही थी। साहब मलवी को भी समर की बातें नामुनासिब लगी थी, और जब नाहिद ने भी जता दिया तो वो कुछ बोलने के काबिल ना रहा। जो ड्रेस पसंद नहीं आया वो साहब को वापसी में दे देना बेटा, मैं वापस करवा दूंगी। नाहिद ने काम की बात करके रुख फेर लिया था, और समर जो ड्रेस किरण की शादी में पहनने का प्लान लिए बैठी थी जलबला गई। ये क्या बात हुई साहब? तुम्हारी माँ तो हमारी चौकीदार ही बन गई है, और वो तुम्हारी गूंगी कजन। साहब अलवी ने नाहिद और सिमी को मॉल में ड्रॉप करके दूसरे मॉल का रुख किया था। दोनों मॉल आस-पास थे। मॉल में कदम रखते ही समर की झुंझलाई आवाज निकली थी। चौकीदारी की क्या बात है? हमेशा से मैं ही ड्रॉप करता रहा हूँ मम्मा और सिमी को। इसे उसका अंदाज समझ नहीं आया। पहले करते थे, पहले की बात और थी। तब मैं नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में। मैंने इतना कुछ प्लान कर रखा था कि शॉपिंग के बाद डिनर, फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन तुम्हारी माँ और कजिन है तो। समर कह रही थी, और साहब अलवी को नाहिद के खदशात और जुमले याद आने लगे जो उन्होंने साथ चलने से किबल कहे थे। साहब अलवी अजीब मखमसे में पड़ गया था। ये सच था कि जब से समर उसकी जिंदगी में आई थी वो उलझा उलझा रहने लगा था। समर की जीरक नजरें उसी पे थी। आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं कि मैं तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि तुमसे इतनी मोहब्बत की मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकती, तुम्हारी माँ से भी नहीं। समर लहजे में मसनूई उदासी और दिल गिरफ्तगी समोकर उसे गिरफ्त में ले रही थी, और वो आ भी गया था। खुद ही बताओ, मैं कुछ गलत ख्वाहिश कर रही हूँ? अगर तुम्हारे साथ रोमांटिक डिनर करना चाह रही हूँ तो शादी से पहले ये सभी तो फैसिनेट करता है, इनमें ही चार्म होता है। वो मोहब्बत भरी चाशनी समो कर बोल रही थी, और सहा मलवी इतनी मोहब्बत पे चुप रह गया। तुम और तुम और समर साथ रहो, हम टैक्सी से घर चले जाएंगे, फिक्र ना करना। उसी लम्हे नाइट का टेक्स्ट उसके नंबर पे आया था। वो नाइट की समझदारी पे चुप रह गया। समर गिला कर रही थी उसकी माँ चौकीदारी कर रही है, जबकि वो तो खुद उन्हें मौका दे रही थी, खुद ही मुकाबले की कशमकश से दूर जा रही थी। वो कुछ उलझ सा गया, तो कौन ठीक है कौन नहीं। समर ने बड़ी मुश्किलों से 1 लाख का ड्रेस पसंद कर लिया था, जो साहब को कुछ खास पसंद नहीं आया था, मगर समर की पसंदीदगी पे उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ज़रूर कर दी थी, तो अब नया मुर्गा फँसा है। वो दोनों डिनर के लिए मॉल के रेस्टोरेंट में जा रहे थे जब अचानक से एक लड़का निकल कर उन तक आया। समर के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। एक्सक्यूज़ मी, साहब अलवी ने बेहद हैरानी से मुकाबिल खड़े बंदे को देखा। वो उसका हम उम्र ही था, जो गुस्सैली नज़रों से समर को देख रहा था। साहब, ये लोफर है, पहले भी इसने मुझे बहुत तंग किया है और अभी भी। जाते हो यहाँ से या पुलिस बुलवाऊँ? समर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। साहब अलवी भी उसे देख रहा था। तो वो नागिन है तू वो नागिन है जो सिर्फ डसना ही जानती है। मुकाबिल उस पे एक नफरत भरी नजर डालकर चला गया था। क्या मसला है? साहब मलवी को ये आनन फानन हुई मुठभेड़ समझ नहीं आई। लानत भेजो, ऐसे कितने ही सड़क छाप पीछे पड़े रहते हैं। समर ने शुक्र अदा किया कि ज्यादा तमाशा नहीं हुआ। वो दोनों डिनर करके निकले तो समर ने आइसक्रीम और पान की फरमाइश कर दी। उन सब में इतना टाइम लग गया कि जब उसने नाहिद को फ़ोन करके पिक करना चाहा तो उन्होंने इत्तला दी कि वो टैक्सी कर चुकी हैं और घर जा रही हैं। समर को उनसे जान छूटने पे खुशी हुई। काफ़ी देर सड़कों पे आवारागर्दी करके समर को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके वो घर लौटा। रात समर की बातों ने उसे हैरान कर दिया कि वो जिस पार्लर से तैयार होना चाह रही है, उसके रेट्स बहुत हाई हैं, तो पैसे वही अदा करे। वो जानता था समर के घर के माली हालात कुछ अच्छे ना थे। उसने हामी भर ली थी। लगे हाथों समर ने ये भी ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि मंगनी में उसकी माँ और बहनों के लिए गोल्ड की कोई ना कोई चीज भी होनी चाहिए। छोटा भाई गलत सोबत में बैठ रहा है तो उसे अपने ऑफिस में नौकरी पे रख ले। वो जाने और क्या क्या बोल रही थी, तभी उसे कॉल मौसूल हुई, कोई बासित उससे मिलना चाह रहा है। हैरान होते हुए उसने इजाजत दे दी थी, और जब मॉल वाला बंदा सामने आया तो वह एक पल को दंग रह गया। उसने गुस्सा करना चाहा, उसे निकलने को कहा, मगर बासित ने चंद लम्हों में समर का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। सहाम को फिर भी यकीन न आया तो बासित ने अपनी और समर की सेल्फी दिखाई। सर, वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है, सिर्फ लड़कों को बेवकूफ बनाती है। आपके पास पैसा है तभी शादी करी है, आपको अब भी मेरी बातों पे यकीन नहीं है? मैं आपको
मैं आपके सामने उसे कॉल करता हूँ, आप खुद सुन लें। बासित ने कहने के साथ ही समर को कॉल मिलाई थी और चंद लम्हों बाद सहाम अलवी ने जो बातें सुनी वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। बासित उसे गैरत दिला रहा था, उकसा रहा था और वो भड़क कर सब कुछ कह गई थी। हाँ, मैंने सहाम अलवी को फाँसा हुआ है और उससे शादी भी करूँगी क्योंकि वो तुम्हारी तरह टटपुंजा नहीं है। तुम लाख उसे मेरे खिलाफ भड़काओ, जब वो अपनी माँ को मेरे लिए इग्नोर कर रहा है तो तुम क्या चीज़ हो? स्पीकर से आती समर की आवाज़ उसे अर के निदामत में डिब्बो गई थी। उसने बासित से सेल फ़ोन लेकर कॉल काट दी। सुन लिया आपने सब? आप अच्छे इंसान हैं, मैं सिर्फ़ इसीलिए आपका भला करना चाह रहा था। ऐसी औरतें घर नहीं बसाती और ऐसी औरत के लिए अपनी जन्नत को ना नाराज़ करें। बासित जाने क्या-क्या कह चुका था। क्या-क्या कह कर जा चुका था। साहब मलवी कुर्सी पे गिरने के अंदाज से बैठ गया था। उसके कान साएँ-साएँ कर रहे थे। उसकी नज़र ने वाक़ई धोखा खाया था। उसकी माँ ठीक ही कहती रही, लेकिन जो उसने शुरू किया था उसे ख़त्म भी तो करना था। समर को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए उसने उससे मिलकर फ़र्ज़ी कहानी सुनाई थी। घर में सब इस शादी से खुश थे। गुज़श्ता वाक़या जो मेरी लापरवाही से मम्मा के साथ पेश आया, उस पे पापा गुस्सा हो रहे हैं। पापा की शर्त है मैं सिमी से शादी कर लूँ वरना वो मुझे आग कर देंगे। लेकिन मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इस वक़्त मेरा अकाउंट में सिर्फ़ 2 लाख पड़े हैं। बाकी सारे पैसे पापा के अकाउंट में होते हैं, जिससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। समर ये सब सुनते ही बिदक गई थी। साहम अलवी उसे अपनी झूठी कहानी में रंगा देखना चाह रहा था, मगर जो सच था वो सामने आ ही गया। तुम पागल हो गए हो सैहाम, ज़िंदगी फ़िल्म थोड़ी है जो हम पहाड़ों में जाकर बसें। तुम लकड़ियाँ काट कर लाओ और मैं आग फूँक-फूँक कर खाना बनाऊँ। तौबा! समर ने झुरझुरी ली। ज़िंदगी 5 स्टार होटल में ऐश करने का नाम है। तुम अपने वालिदैन पे केस करो, अदालत जाओ, वो कैसे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम इकलौती औलाद हो उनकी। इस उम्र में तुम्हारे माँ-बाप सठिया गए हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सारा कुछ कब्र में लेकर जाएँगे या उस मेसनी सीमी के नाम करेंगे। समर अपनी तरबियत का अलल एलान सबूत दे रही थी। गालियों और फहश ज़बान में अपने पढ़े-लिखे होने का मुज़ाहिरा कर रही थी और वो चुप करके सुन रहा था। असल में वो अपनी आँखें खोलना चाह रहा था, जो जाने कैसे कुछ वक़्त के लिए बंद हो गई थी, सिर्फ़ इसलिए कि उसने अपने दिमाग से सोचना छोड़ दिया था। वो वही देखता था जो समर दिखा रही थी, वही सुनता था जो वो सुनाती थी। उस उस घड़ी हकीकतन वो खुद को बेहद बेवकूफ़ गिरदान रहा था, जो एक औरत के हाथों उल्लू बन गया था। उसे अपने ताज का नगीना बनाने चला था। उसके माँ-बाप को गालियाँ, बद्दुआएँ दे रही थी और उसका हाथ उठा था और समर का चेहरा घूम गया। ये तमाचा सिर्फ़ इसलिए कि तुम फिर किसी बासित और साहम को ट्रैप ना कर सको और सच शुक्र कि मेरी माँ की दुआओं का, जिसने मुझे तुम जैसी सतही औरत से बचा लिया। साहम अलवी नफ़रत भरी नज़र डालकर पलट गया था। उसे बिना सोचे-समझे इंतखाब का सिला मिल गया था। और जैसे उसके नातवा कंधों से एक नादीदा बोझ उतर गया। घर आया तो नाहिद और अम्माद के चेहरे खिले हुए थे। सिमी धीमी मुस्कान से जाए बैठी थी। वो भी पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। यूँ लग रहा था अरसा बाद फैमिली का साथ नसीब हुआ हो। वो जैसा हल्का-फुल्का हो गया था, वरना तो हर वक़्त तुम्हारी माँ, ये तुम्हारा कज़िन, वो सुन-सुन कर उसकी कान पक गए थे। अब वो पुरसुकून था, उसे समझ आ गई थी रिश्ता वही अच्छा जिसमें सुकून हो। मिठाई किस खुशी में खाई जा रही है? मेज़ पे पड़े मिठाई के डब्बे से गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डालते उसने इस्तफसार किया। तुम आज भी तरावी में नहीं थे? अम्मा साहब ने सरजनिश करने वाली नजरें उस पे जमा दी। सॉरी पापा, कल से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वो झट कान की लौ छू गया। बताएं ना वालिदा मोहतरमा, मिठाई क्यों खिला रही हैं, जबकि आप तो मेरे पप्पा के मुंह से चीनी का जर्रा भी निकाल लेती हैं। उसके बदले लबो लहजे पे सभी एक पल को दंग रह गए थे। मेरे फ्रेंड मेरी फ्रेंड रिफत ने अपने बेटे सुफियान के लिए सीमी का रिश्ता मांगा है। तुम तो मिल चुके हो सुफियान से, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, रिश्ता बहुत अच्छा है, हमने बस फॉर्मेलिटी के लिए सोचने का वक्त लिया है। कल उन्हें हाँ कर दूंगी कॉल करके, नाहिद कह रही थी और उसकी नजर बेसाख्ता सीमी अनवार पे उठ गई थी। बेरया चेहरे पे धीमी मुस्कान सजी थी। दोनों पैर सोफे पे मुड़े हुए थे। दुपट्टा सलीके से लिया हुआ था। उसने आज तक उसे उरियान लिबास या लापरवाही से दुपट्टा लेते नहीं देखा था। वो बेहद हसीन थी, मगर उसने कभी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की थी। नाहिद और हम्माद साहब से आज तक ऊंची आवाज में उसे बोलते नहीं सुना था। उनके किसी फैसले के खिलाफ कदम उठाते नहीं देखा था। कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से दोस्ती करते नहीं पकड़ा था। बल्कि उसके नंबर पे अगर कोई तंग करता तो वो हम्माद साहब को फ़ोन लाकर दे देती थी कि चचा जान, इसे ज़रा डाँट तो लगा दे, ताकि जान ले कि किसी फीमेल का नंबर नहीं। और जब हम्माद साहब इस अगले उस अगले की खबर लेते तो बाद में वो उनके जुमलों को दोहराकर कितना हँसती थी। ये वो बेरियाल लड़की थी जिसका नाम सुनते ही उसने फट ना कर दी थी।
और जल्दी से समर को पकड़कर सामने कर दिया था। और हाथ क्या लगा था? माँ का दिल दुखाने की कसक। एक सतही लड़की से वालिदैन को गालियां सुनवाने का गुनाह। क्यों ना ईद पे सहाम समर के साथ सिमी का निकाह भी रख ले। अम्मा साहब सबकी राय चाह रहे थे और सहाम अलवी मजीद चुप ना रह सका। मैंने समर से रिश्ता तोड़ दिया है, अब कोई मंगनी और निकाह नहीं होगा। आप सब ठीक थे, मैं ही गलत था। उम्मीद है मेरे गलत इंतखाब की पादाश में मुझे मजीद शर्मिंदा नहीं करेंगे। वो बदिक्कत बोलकर उठ खड़ा हुआ था। सब तैयूर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। उसके लहजे की टूट फूट ने उन्हें हैरान कर दिया था। वो आंखों पे बाजू रखे नीम दराज था। जब उसके पैर पे किसी का लम्स महसूस हुआ, उसने आंखों पर से बाजू हटाकर देखा, वो नाहिद थी। उसने पैर समेट लिए, उठते हुए बेसाख्ता उनका हाथ थाम लिया, उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। नाराज हैं आप अपने बेटे से? उसकी आंखें गुलाबी होने लगी थी, नजरें नाहिद पे थी जो मोहब्बत और शफकत से उसे तक रही थी। कौन वो अपने जिगर गोशे से नाराज रही है? बस चुप हो गई थी। वो पुरदर्द मुस्कुराहट से कह रही थी, उनकी आंखें भी मिलाने लगी। सहाम अलवी को अपनी सारी बदतमीजियां याद आने लगी। मुझे माफ कर देना नाहिद को, वो बहुत टूटा बिखरा लगा। कर दिया मेरी जान। वो बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम गई। वो बिल्कुल वैसी ही निकली मम्मा जैसा आपने कहा था। आप उसे पहचान गई थी, मगर मुझे पहचानने में थोड़ी देर लगी। बिना पूछे वो उन्हें सब बता रहा था। मोहब्बत करते थे उससे। नाहिद को उसका मोलूल चेहरा दुखी कर रहा था। नहीं, लहजा कतई था। फिर नाहिद को उसका चेहरा दुख दे रहा था। वो यूनिवर्सिटी फेलो थी, बस हेलो हाय थी। यूनिवर्सिटी के बाद कोई राब्ता नहीं था। फिर एक दिन मॉल में मिली तो गुफ्तगू का आगाज हुआ। उसने पसंदीदगी का इजहार किया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, यूनिवर्सिटी के जमाने से। मैं उसे उस एंगल से नहीं देखता था, लेकिन वो मेरे लिए जीने मरने की बातें करने लगी तो मैं उसकी बातों में आने लगा। जब आपने सीमी से शादी की बात की तो मैंने बिना सोचे समझे उसका नाम ले लिया, और फिर जो हुआ वो सामने है। वो हौले-हौले पूरी सच्चाई गोश से गुज़ार करने लगा। सिमी से भागने की वजह स सिमी से भागने की वजह इतनी बुरी लगती है कि उससे शादी से बचने के लिए तुमने एक फ़ज़ूल लड़की का इंतख़ाब कर लिया। नाहिद को हैरानी हो रही थी। पता नहीं उसे आप मेरी जेलसी कह लें या तंग नज़री, मुझे सिमी से हमेशा एक अजीब तरह की चिढ़ रही। जब से वो हमारे घर आई, आपकी मोहब्बत हमेशा उसके लिए मुझसे बढ़ के महसूस होती रही। और इसी चिढ़ में जब आपने उसका नाम लिया तो मुझे गुस्सा आ गया। जिस लड़की से मैं चिढ़ता था, उससे शादी कैसे कर सकता था? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी। एक बिलावजह की चिढ़ में तुमने नुकसान का फैसला कर लिया। नाहिद हैरत से उसे देख रही थी और वो कुछ ना बोल सका कि ये बेवकूफ़ी तो बहरहाल उससे हुई थी। तुम कैसे सोचते हो वो तुम्हारी मोहब्बत में शरीक बनकर आ गई? उस 3 साला बच्ची की महरूमी को भी तो सोचो। उसे तो माँ-बाप का साया भी मुयस्सर ना था। मोहब्बत तो बाँटने का नाम है। तुम इतने तंग-दिल कैसे हो गए? नाहिद उसे उलझन भरी नज़रों से देख रही थी। कोई गिरह थी जो खुल नहीं रही थी। हम इंसान बहुत खुदगर्ज हैं। मुझे बेटी की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हारे बाद सालों अल्लाह ने दोबारा खुशखबरी नहीं दी। डॉक्टर ने मुझदा सुनाया कि अब मैं दोबारा माँ का मर्तबा नहीं पा सकती। मुझे सीमी से बहुत मोहब्बत थी। भाभी से ज़्यादा मैं उसे अपने पास रखती थी। वो भी भाभी से ज़्यादा मुझसे चिमटी रहती थी। ज़िद करके मेरे हाथों से खाना खाती। भाभी अक्सर कहती थी, नाहिद, सीमी तो मुझे अपनी नहीं तुम्हारी औलाद लगती है, और मैं हंस कर कहती थी कि ये मेरी ही औलाद है। भाभी, भाई और तुम्हारी दादी किसी रिश्तेदार की दावत पे जा रहे थे। सिमी सो गई थी। उसे मैंने रोक लिया था और वो सफर सबका आखिरी सफर बन गया। यूं सिमी की जिम्मेदारी मुझ पे आ पड़ी। तब मुझे अल्लाह की हिकमत समझ में आई। क्यों अल्लाह ने मुझे दोबारा माँ बनने की सआदत नहीं दी। मेरी बेटी की कमी को सिमी ने पूरा किया। वो इतनी अच्छी बच्ची साबित हुई जितनी मैं अपनी बेटी को देखना चाहती थी। मैंने और हम्माद ने हमेशा तुम दोनों की शादी का ख्वाब देखा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जिस बच्ची ने बचपन में यतीमी का दुख सहा, उसे किसी अनजाने लोगों के हवाले करें। कभी सोचा ही नहीं कि हमारी फैमिली में कोई कमी आएगी, लेकिन सोचा हुआ पूरा कब होता है। सुफियान बहुत अच्छा लड़का है। सिमी बहुत खुश रहेगी उसके साथ, इंशाल्लाह। वो पूरी तवज्जो से नाहिद की बात सुन रहा था। आखिरी जुमलों में सीमी से दूरी के ख्याल से वो दुखी हो गई थी, और उनके आखिरी जुमले पे वो बेचैन हो गया था। आप उस रिश्ते से इनकार कर दें, वो एकदम से कह गया। क्यों? सीमी को मुझसे शादी पे मना लें, वो एकदम से कह गया था। नाहिद उसे चौंक कर देखने लगी। मुझे उससे इतनी चिढ़ नहीं है जितनी उसकी ऑस्ट्रेलिया जाने और शादी का सुनकर बेचैनी हो रही है। मैं घर में उसकी मौजूदगी का आदी हो गया हूँ, और सबसे बढ़कर मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे वालिदैन की पसंदीदा हो, जो उनकी मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त करे। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो इनकार कर देगी। मैंने उसे बहुत सताया है। उसने मुँह पे कह दिया है कि वो मुझसे शादी किसी कीमत पे नहीं करेगी। वो जोश से बोलते-बोलते एकदम से चुप हो गया था। नाई पे वो बंद गिराए खुल गई थी। वो धीमे से मुस्कुराई और एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। अम्मा साहब बेड से टेक लगाए कोई किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने माँ बेटे को हाथ में हाथ डालते आते बेहद हैरानी से देखा था। नाहिद उसे बेड पर बिठाकर लाकर
लॉकर की तरफ बढ़ गई थी। हम्माद साहब ने इस्तेफामिया भरी नजरों से सहाम को देखा, अब्रू उचका के सवाल किया। वो शाने उचकाकर लाइल्मी का मुजाहरा कर गया। नाहिद पलटी तो उनके हाथ में स्कूल कॉलेज के कुछ नोटबुक्स थे, जिस बेड जिस बेड पे रखकर उन्होंने उसके सफ़े पलटना शुरू कर दिए थे। हम्माद साहब भी दिलचस्पी से करीब आ गए। ये है मेरी बेटी की दिली कैफियत, जो एक पागल लड़के का नाम नाउम्री से अपने नाम के साथ जोड़कर लिखती रही है। किताबों कापियों में इस पगली ने अपनी मोहब्बत को छिपा रखा है बरसों से। नाहिद ने कुछ सफ़े खोलकर उन दोनों के सामने रखे थे। वो सीमी के स्कूल कॉलेज की कुछ नोटबुक्स थी, जिसमें जा-बजा सिमी सहाम अलवी साथ-साथ लिखा हुआ था। कहीं पेंसिल से, कहीं पेन से। सहाम अलवी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे पप्पा ने देखा, वो ये पागल लड़की बचपन से देखती आ रही है। मैं अपनी बेटी की दिली कैफियत कभी अयां न करती, जो तुम्हारा दिल ना पढ़ लेती। तुम ये भी मुनक तुम पे भी मुनकशिफ हो चुका है कि तुम भी उसके बिना नहीं रह सकते, नाइद मुस्कुराती हुई कह रही थी, और उसी लम्हे सहा मलवी की अपनी बेचैनी का उन्वान मिल गया था। वाह भई, बड़े लकी निकले तुम तो। हमारा नाम तो कभी ना लिखा तुम्हारी माँ ने। हमाद साहब शरारत से छेड़ रहे थे। वो झेप सा गया, लेकिन वो उसकी नहीं, वो तजब्जब का शिकार था। वो सब एक अनापरस्त लड़की के अल्फाज है, जो अपनी जात के कुचलने पे निकले थे। वो औरत मोहब्बत में मिटने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब मर्द उसकी अना पर वार करता है तो वो आहनी बन जाती है। सारे जज्बों को अपने अंदर दफन कर लेती है। वो सिर्फ अपना भरम रखे हुए है। क्या मुझे पता नहीं वो कितनी चुप सी हो गई है? नाहिद उस पे हकीकत अयां कर रही थी। मम्मा, आपने रिफात आंटी को हाँ कर दी? सुफियान के रिश्ते के लिए सब सहरी कर रहे थे, जब अचानक से सहा मलवी ने पूछा था। सीमी का मुंह को जाता निवाला एक लम्हे को खिला में रुका था। अगले ही लम्हे उसने निवाला मुंह में रखा था, लेकिन इस एक पल को उस एक पल का ठिठकना साहा मलवी के लबों पे मुस्कुराहट बिखेर गया था, जिसे उसने लब दबाकर कंट्रोल किया। नहीं, आज कह दूंगी, नाइद ने चाय पीते हुए मामूल की तरह जवाब दिया था। सिमी के चेहरे पे एक साया सा लहराया था। याद से कर लीजिएगा, और उनसे कहें ईद के फौरन बाद शादी रख लें। शादी के बाद आप दोनों को उम्रा करवाने ले जाना चाहता हूँ। उसके अचानक बोलने पे सिमी ने एक नजर नाहिद पे डाली थी, जो पुरसोच तअस्सुरात सजाए बैठी थी। सिमी को भी ले चलो ना उम्रा पे। अम्मा साहब ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं पापा, अब ये सीमी सुफियान बनकर अपने मियाँ के साथ ही जाएंगी उम्रा पे। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, इतना तो कमा ही लेता होगा कि आपकी सीमी को उम्रा करवा सके। उसके चिढ़ाते अल्फाज पे सीमी ने उस पे एक गुस्सीली नजर डाली। सीमी सुफियान जेरे लब दोहरा के वो खोल के रह गई। मैं मर भी नहीं रही आपके साथ उम्रा पे जाने के लिए, सिमी तड़क कर बोली थी। सबसे हंसी छुपाना मुश्किल हो गया। साहम अलवी के कह कहे बाहर आने को बेताब हो गए, मगर वो पक्का समूह बनाकर बैठा रहा। मरना भी मरना भी मत जाने के लिए शौहर के साथ ही जेब देता है। उसके लबों पे पुरशरारत मुस्कुराहट थी। सिमी के सिमी की आंखें झिलमिलाने लगी थी। खुद पे कंट्रोल करके उसने शिकायती नजरों से नाहिद को देखा। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ ही जाएगी, तुम उसकी फिक्र में मत घुलो। सिमी अनवर को ये यकीन आने के लिए कि वो उसके साथ है, नाहिद ने सहाम अलवी को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। जल्द से जल्द करें इसकी शादी, हमारे घर की पहली शादी होगी, नाम तो हमारा होगा। मैं खुद सब बहुत अच्छा अरेंज करूंगा, लोगों को मुद्दत तो ये शादी याद रहेगी, और आप दोनों को भी गिला नहीं होगा कि आपकी चहेती सिमी की शादी में कोई कमी रह गई। फिर ये जाने और ऑस्ट्रेलिया वाले, नहायत मासूम बनकर उसकी जान जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गजबनाक नजरों से उसने साहा मलवी के हशाश बशाश चेहरे को देखा था। वो पहले की तरह उसकी जान के पीछे लग गया था। वो आज भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। खुद रिश्ता खत्म होने का सोग उसने चंद घंटे मनाया था, और अब उसकी शादी के पीछे पड़ गया था। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आप अपनी कर लेना कल ही। उससे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। भाई सीधी सी बात है, तुम जाओगी तो मेरी बीवी आएगी। समर को भी तो तुमसे बहुत इशू था। कजन है, तुम्हें पसंद तो नहीं करती, तुमसे क्या बात करती है, वगैरह वगैरह। आधा वक्त तो ऐसे मुतमईन करने में लग जाता था, लेकिन अब मैं आधा वक्त तो उसे मुतमईन करने में लग जाता था, लेकिन अब मैंने सबक सीख लिया है। तुम्हारे बाद ही दूसरी लड़की ढूंढूंगा, ताकि मेरा जीना तो हराम ना हो। तुम्हारी वजह से बचपन से तुम मेरे वालिदैन की मोहब्बत शेयर कर रही हो, बीवी से भी तुम्हारे नाम का ताना सुनता रहूं। अब तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो। वो निहायत बेमुरव्वती से उसके मोहब्बत भरे दिल पे पर्चियां चला रहा था। सीमी से मजीद बैठना दूभर हो गया, तो वो सहरी खत्म करती उठ खड़ी हुई। तौबा, तुम दोनों की लड़ाई देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। हंसी छुपाने को चाय पी तो मुंह भी जल गया। हम्मा साहब महजूज होते हुए कह रहे थे। सिमी के वॉकआउट पे तीनों हंस पड़े थे।
वो रो पड़ेगी और ना सताओ उसे, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। नाहिद साहब के प्लान पे चल चल तो रही थी, मगर उन्हें सीमी पे भी तरस आ रहा था। प्लीज मम्मा, मोहब्बत को थोड़ा सा साइड पे रखें। आप उसे मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर अभी आपने या मैंने उससे शादी की बात की तो वो जिद में कभी नहीं मानेगी। मानेगी भी तो खुदतरसी का शिकार होकर, आपकी मोहब्बत का खराज देने को। हमें उसे खुद एहसास दिलाना है कि वो अपने दिल के साथ नाइंसाफी कर रही है। वो लजाजत से नाहिद को समझा रहा था। उसके कहने पे नाहिद और हम्माद साहब ड्रामा करने को तैयार हो गए थे, जिसमें सबको मजा आ रहा था। सिमी का भड़कना जता गया था कि वो साहब अलवी से कितनी मोहब्बत करती है। वैसे सोच रही हूँ रिफात को कॉल कर ही दूं। नाहिद ने पुरसोच नजरों से साहब अलवी को देखा। ओ नो मम्मा, श्याम अलवी का मुंह बिगड़ा। इनकार के लिए नाहिद को उसकी बेचैनी अच्छी लगी थी। नाहिद के चेहरे पे मानीखेज मुस्कुराहट थी। अम्मा साहब का क्या कहा बेसाख्ता था, वो झेप गया। फिर वही लंबी दोपहरें हैं, फिर वही दिल की हालत है। बाहर कितना सन्नाटा है, अंदर कितनी वहशत है। दिल शिकन सोचों से बचने के लिए नमाजो कुरान से मिली फुर्सत के औकात में वो कोई ना कोई काम निकाल कर बैठ रही थी। मगर किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। सहरो इफ्तार की रौनक लिए दिन गुजर रहे थे, मगर दिल में बेसुकूनी थी। नाइद ने बताया था रिफत जल्दी मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रही है, और वो मजीद बेकल हो गई थी। 27वीं की इबादत में वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने दिल के सुकून के लिए दुआ कर रही थी। कोई इंजदा सजदा लब जावे, मैं हद ज्यादा रब मन जावे। आज चांद रात मुतवक्को थी। वो अपना वार्डरोब बिखेरे बिला मक आज चांद रात मुतवक्को थी। वो अपना वार्डरोब बिखेरे बिला मकसद उसे सेट कर रही थी। वो सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के जतन कर रही थी। साहा मलवी उसकी शादी को लेकर जिस तरह उठते बैठते प्लान कर रहा था, बार बार सुफियान का नाम उसके नाम से जोड़ रहा था, उसे सख्त अजियत हो रही थी। वो जिसके सपने देखती आ रही थी, वही उसकी शादी जल्द से जल्द करवा कर जान छुड़ाने की कोशिशों में लगा हुआ था। वो का बॉक्स निकाल रही थी, तभी उसके हाथ वो चूड़ियां लगी थी। रेड खूबसूरत चूड़ियां, जिन्हें देखते ही उसे ख्याल आया था कि साहब पहनाए। नाहिद के इसरार पे उसने चूड़ियां रख ली थी। चंद लम्हे वो चूड़ियों को देखती रही। उसकी आंखों में पानी भर आया। गम लगता है अभी दिल ने ताल्लुक नहीं तोड़ा, ये आंख तेरे नाम पे भर आती है अभी। एकदम से हाथ में मौजूद चूड़ियों को उठाकर उसने दीवार पर दे मारना चाहा था। अरे रे! साम अलवी की अचानक आवाज में उसके हाथ हवा में मुअल्लिक रह गए। ये इतनी प्यारी चूड़ियां क्यों तोड़ रही हो? वो उस तक आया था। हाथ बढ़ाकर उसने उसके हाथ से चूड़ियां ले ली। ये वही चूड़ियां हैं ना जो उस दिन मॉल से ली थी? उस दिन भी अजीब से तासुरात थे चूड़ियों को लेकर। राज क्या है? आई नो तुम्हें चूड़ियां बहुत पसंद है। एक भी चूड़ी टूट जाए तो तुम दुखी हो जाती हो, लेकिन कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारी कलाई सूनी है। चूड़ियों को बगौर देखते वो आखिर में उसकी कलाई पे नजर जमाए रह गया। सीमी तो उसे कमरे में देखकर ही हैरान हो गई थी। कजा की इतना दोस्ताना रवैया देखकर उसे बला का गुस्सा आया था। उसने हाथ बढ़ाकर चूड़ियां लेना चाही, मगर उसका इरादा भाप कर साहब अलवी ने अपना हाथ दूर कर दिया। मेरी चूड़ियां वापस करें। मुकाबिल बैठी साहब अलवी को घूरते हुए चूड़ियों के लिए हाथ बढ़ाया। पहले मेरी बात का जवाब दो। वो अड़ा हुआ था। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं। अंदाज में नागवारी थी। चूड़ियां क्यों तोड़ रही हो? जिरह हुआ। मेरी मर्जी। वो चिढ़ गई। जब तोड़नी थी तो ली क्यों थी? और हसरत से क्यों देख रही थी? वो किसी तौर उस मौजू से पीछे हटने को तैयार नजर न आ रहा था। उसे खबर नहीं थी उसका असरार सीमी को कितना दर्द दे रहा था। सिमी की आंखें झिलमिलाने लगी थी। अना का परचम बुलंद करते करते वो अंदर से टूट गई थी। बोलो ना, वो किसी भी लम्हे रो पड़ती। साहब अलवी को जब्त करती इस नाजुक लड़की पे बेहद प्यार आने लगा, क्योंकि अब से मैं आपके नाम की चूड़ियां अब कभी नहीं पहनूंगी। कम उम्री से ये स्टूपिड हरकत करती आ रही हूँ। तभी जब एक चूड़ी भी टूटती थी तो दर्द होता था, लेकिन अब से सारी स्टूपिड हरकतें छोड़ दी है मैंने। फरते जज्बात में वो सब भी कह गई जो शायद आम हालात में कभी ना कह पाती। सहाम अलवी के लबों पे बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैल गई। जान गया था इन चूड़ियों के किस्से में भी कहीं ना कहीं मेरा जिक्र ही होगा। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सिमी एकदम से चुप हो गई थी। बेखुदी में निकले लफ्ज उसे लब दांतों तले दबाने पे मजबूर कर गए थे। निकले मेरे कमरे से प्लीज, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो झुंझलाई हुई थी। अब सारी जिंदगी यही शक्ल देखनी है। आदत डाल लो। वो उसके गुस्से से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने मम्मा से कह दिया है हमारी शादी की तैयारी करें। मैं कभी आपसे शादी नहीं करूंगी। समझ गई तो आपको मेरा ख्याल आ गया। वो गुस्सा थी, अहानत के एहसास से सुलग रही थी। सहा मलवी को उसे मजीद तंग करना अच्छा न लगा। सिमी, मुझे कभी एहसास न हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुमसे हमेशा चिढ़ता रहा क्योंकि तुम मेरे वालिदैन की मोहब्बत में मेरी शराकतदार बनकर आ गई थी। एक अजीब तरह की चिढ़ होती थी तुमसे।
जब मम्मा ने तुमसे शादी का कहा तो अजली चिढ़ में इनकार कर दिया। समर खुद मेरी तरफ बढ़ी थी। मुझे उससे मोहब्बत टाइप कोई चीज़ ना थी। हाँ, उससे रिश्ता जोड़ने के ख़्याल से मैं खुद बदल रहा था, अपनों से दूर हो रहा था। मुझ पे उसकी असलियत भी खुल गई और मैंने जान लिया कि शादी उससे करनी चाहिए जिसके लिए फैमिली अहम हो, जिसे दिलों को जोड़ना और मकीनों के दिलों में घर करना आता हो, जो मुझे मेरी माँ के खिलाफ ना भड़काए। और जब मैंने संजीदगी से सोचा तो मुझे खबर हुई कि मैं जो क्वालिटी अपनी लाइफ पार्टनर में देखना चाहता था वो तुम में पहले से मौजूद थी और मैं उसे समर में ढूंढता रहा। अगर मोहब्बत नहीं थी तो आपके लिए स्वीटी क्यों थी वो मुंह बिगाड़ कर उसे टोक गई। उसके स्टाइल से वो हंस पड़ा। बस वो आदत है तो, वरना कोई लव शव का इंटेंशन नहीं था, सिर्फ लफ्ज थे। वो पोजीशन क्लियर कर रहा था। आधी आधी रात बात होती थी उससे। वो बदगुमान थी। सिर्फ उस रात बात हुई थी जब तुम सैरी के लिए बुलाने आई थी। बाय गॉड, वो भी उसे कोई इश्यू था और वो फेवर चाह रही थी। वो उसे हर तरह से मुतमईन करके उसका दिल अपनी तरफ से साफ करना चाह रहा था। वो कुछ बोली नहीं मगर आंखें भीगने लगी थी। अपनी मोहब्बत जब किसी और के साथ नजर आए तो कितना दर्द होता है, जानते हैं आप? वो झिलमिलाती नजरों से उसे देख रही थी। सहाम अलवी कई लम्हे उसकी शिफाफ आंखों में तैरती नमी को मोहब्बत से देखता रहा। जान गया हूँ, आशनाई हो गई है इस दर्द से। जब मम्मा ने तुम्हारे रिश्ते का बताया तब ऐसा ही दर्द महसूस किया मैंने भी। तभी तो उसी रात मम्मा से कह दिया कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मना कर दें और उन्होंने कर भी दिया। ये सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि तुम गुस्से में अपना नुकसान ना करो। मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं तुम बिन नहीं रह सकता। समर से जुड़ने के बाद एक अजीब सी बेसुकूनी थी जो उसके जाते ही खत्म हो गई। वो बेसुकूनी उसी लिए इसीलिए थी कि मैं खुद को अपने जज्बों को जान न सका। जो जाने कब से चिढ़ की शक्ल से मोहब्बत में बदल गया। वो मुँह खोले उसकी बातें सुन रही थी। बिलीव मी, वो होले से मुस्कुराया था। मैं, मेरी फैमिली, ये घर तुम्हारे बिना नामुकम्मल है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। वो कान की लौ को छू गया था। ये इतना लंबा-चौड़ा आदमी कान पकड़े बैठा था। उसने उसके हाथ से कान छुड़ाया। उसे नाहिद की मबहम बातें याद आ रही थी जो उन्होंने सुबह ही उससे की थी। वो कोई भी फैसला जज़्बात में आकर ना करे। वो चाहकर भी उस घर के मकीन से दूरी का फैसला नहीं कर सकती थी। माँ की गोद, बाप की शफ़क़त और मोहब्बत करने का गुर उसने इस घर के मकीनों से सीखा था। वो खामोशी से चूड़ियों को देखने लगी थी। अब से चूड़ियां पहनाने का काम मुझ पे छोड़ देना। साहब अलवी बेसाख्ता उसका हाथ थाम गया था। सीमी ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। तुमने अपनी एक स्टूपिड हरकत तो बता दी, दूसरी मुझे पहले से पता है। और कौन-कौन सी स्टूपिड हरकतें करती रही हो। वो शरारत से मुस्कुराते हुए चूड़ियां पहना रहा था। सिमी को ये सब ख्वाब लग रहा था। उसके सोचने समझने की सलाहियत जैसे खत्म होने लगी थी। उसने मज़ाहमत करके कलाई छुड़ाना चाही मगर गिरफ्त मजबूत थी। स्टूपिड हरकत। वो मुतअज्जिब थी, हैरान नजरों से उसे देख रही थी। वही नोटबुक पर अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना। वो बेहद शरीर मुस्कुराहट से उसके इल्म में इजाफा कर रहा था। जी। सिमी की आंखें तहय्युर से फैल गई थीं। जी, उसने भी उसी के अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। आपको कैसे? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मम्मा ने संभाल रखी है अपनी चहेती बेटी की सारी नोटबुक्स, उन्होंने ही दिखाई। तो क्या चची जान को भी? वो जैसे परेशानी से कुछ बोल ना सकी। जी, उनको भी। वो बेहद शरीर हो रहा था और उसे अपनी उन गुमशुदा नोटबुक्स का सुराग मिल गया जिन्हें वो कितना ढूंढती रही थी। उस इस डर से कि कोई उसका नाम ना देख ले सहाम अलवी के साथ। वो उन्हें तलब कर देना चाहती थी मगर वो पहले ही नाहिद के हाथ लग गई थी। नाहिद सब जानते हैं। इस ख्याल से ही वो शर्मिंदा हो गई। ये सब जानकर ही तो मम्मा मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं उनकी महारानी से शादी कर लूँ। वो चिढ़ाने लगा। आप अपनी पसंद से ही करें शादी। उसने झटके से कलाई छुड़ा ली। ये तुम अपनी ये तुम इतनी शिद्दत पसंद तो कभी नहीं रही। इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो बात-बात पे? पूरी चूड़ियाँ तो पहनाने दो। पकौड़े समोसे खा के मोटी हो गई हो। चूड़ियाँ भी पूरी नहीं आ रही। वो दोबारा हाथ थाम कर चूड़ियाँ पहनाने लगा। कोई मोटी नहीं हुई। चूड़ियाँ छोटी हैं। वो बुरा मान गई। अच्छा, वो बेहद महज़ूज़ हुआ। लो जी, अब तो अपने नाम की चूड़ियां भी पहना दी। अब तो शादी करोगी ना मुझसे? नहीं, मैं सुफियान से ही शादी करूंगी। आप सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। हाथ छुड़ाकर चूड़ियां आगे पीछे करती मुंह बिसूर गई। सहाम अलवी के चेहरे पे एकदम से उदासी छा गई। ओके, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश, जैसी तुम्हारी खुशी। मम्मा ने पहले ही कहा है वो तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेंगी। मैं मम्मा को कह देता हूँ, रिफात आंटी को फोन करके रिश्ते की बात कर ले। वो उठ खड़ा हुआ। बेहतर। वो इत्मीनान से चूड़ियों पर नजरें जमाए बोली। सहाम अलवी ने बगौर उसे देखा और पलट कर उसके कमरे से निकलने लगा। सहाम, उसकी पुकार
बेसाख्ता थी। वो पलटा लेकिन कुछ बोला नहीं। मेरी दूसरी कलाई सूनी है। चाँद नज़र आने के बाद चूड़ियाँ पहनाने ले चलेंगे अपने नाम की, तब हाँ करूँगी। शर्मीली मुस्कान के साथ फरमाइश कर रही थी। और जो ना पहनाऊँ फिर? उसके लबों पे जानदार मुस्कुराहट फैल गई। जान गया था, बदला ले रही थी। फिर डील कैंसिल, उसने साफ हरी झंडी दिखा दी। चाँद नज़र आ गया। चलो, चलो जल्दी उठो। न्यूज़ चैनल की अनाउंसमेंट होते ही वो उसे उठने को बोलने लगा। कहाँ की तैयारी है? नाहिद को हैरानी हुई। आपकी चहेते ने शर्त रखी है, चूड़ियाँ पहनकर शादी के लिए हाँ करेगी। उसके मुंह फट अंदाज पे वो रज के शर्मिंदा हुई। नाहिद ने आसूदगी से उसकी कलाई में सजी चूड़ियों को देखा और मुस्कुरा दी। हाँ तो हुक्म की तामील हो। अम्मा साहब ने भी उंधिया दे दिया तो वो मारे शर्मिंदगी के सर तक न उठा सकी। सहा मलवी से इस बेबाकी की उम्मीद ना थी कि वो सबके सामने भांडा फोड़ देगा। अब शर्माते रहने का प्लान है या उठोगी भी? वो सर पे सवार था। जाओ भई जाओ, हमारी आँखें और कान बंद हैं। नाहिद ने चुटकुला छोड़ा तो वो ब्लश कर गई। बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुम मान गई। नाहिद ने बेसाख्ता उसे लिपटा गई। नाहिद बेसाख्ता उसे साथ लिपटा गई। आप और चचा जान की मोहब्बत में मैं सहाम अलवी पे 7 खून माफ कर सकती हूँ चची जान। फिर ये तो उसकी छोटी सी बेवकूफी थी। इस फैमिली से अलग मेरी कोई दुनिया नहीं है, लेकिन आप सब ने मुझे उल्लू बनाया। वो मोहब्बत का इजहार करते करते न रूठी हो गई। ये सब इस बदमाश का प्लान था। नाइद ने खुद को साफ बचाया और उसे साथ भीज गई। आए पापा, हम दोनों भी गले मिलकर मोहब्बत जता लें। सहा मलवी इससे ज्यादा देर चुप रहना मुमकिन नहीं था। आओ पुत्तर, सो बिस्मिल्लाह। हम्मा साहब ने बाहें वां कर दी। सबके लबों पे हंसी मचल गई। खत्म शुद्ध।